पूरा पढ़ने के बाद पता नहीं चलता है कि कौन इम्पोर्टेंट है कौन इम्पोर्टेंट नहीं है कि नहीं है। जैसे ही एनसीईआरटी की एक बार देखोगे तो तुम्हें अंदाज़ा लग जाएगा कि कहाँ कहाँ से कैसे कैसे क्वेश्चन एनसीईआरटी में बन के क्या कर आ रहा है, शामिल हो रहा है। तो अभी से देखोगी तो बहुत मतलब सही रहेगा, नहीं देखोगी तो फिर एकाएक सब पढ़ने के बाद जब चाहोगे लुसेंट देख लें फिर लगेगा कि दिक्कत हो रहा है, क्योंकि भूलना स्वाभाविक है, ठीक है, हर कोई भूलता है। आज का जो टॉपिक है हमारा खनिज एवं शैल है यहाँ पे, ठीक है। खनिज के बारे में बहुत कुछ यहाँ पे दिया नहीं है, ठीक है। शैल के बारे में हम लोग विस्तार तरीके से पढ़ने का प्रयास करेंगे यहाँ पे। तो खनिज का मतलब क्या है यहाँ पे, ठीक है। जो भी पृथ्वी में पाए जाने वाले विभिन्न परतों में जो भी यहाँ पे संसाधन है, उन्हीं संसाधनों को, ठीक है, डिपेंड करता है कि उन संसाधनों का नेचर कैसा है। अब खनिज है यहाँ पे, कई प्रकार के खनिज क्या हो सकता है ही नहीं हो सकता है। कोयला भी एक खनिज है, पेट्रोल भी एक खनिज है। इसके अलावा, ठीक है, बहुत सारे जो ठोस खनिज के रूप में, बहुत सारे रासायनिक खनिज के रूप में हमारे पृथ्वी में, ठीक है, खासकर हमारे पृथ्वी के क्रस्ट में बहुत सारे खनिजों की प्रधानता है। और इसका ऐसा नहीं है कि अगर इसकी प्रधानता है तो हमारे डे टू डे लाइफ में इसका यूज नहीं होता है, किसी न किसी रूप में। देखो पूरा जो साइंस है इन्हीं खनिजों में क्या हुआ है, टिका हुआ है। अगर ये खनिज नहीं होता, सिलिकॉन नहीं बनता, कैल्शियम नहीं आता, लोहा नहीं बनता, है कि नहीं है। और भी छोटे छोटे जैसे टाइटेनियम है, इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ों में खूब प्रयोग किया जाता है। ऑलरेडी ज्योग्राफी में, ठीक है, इंडिया वाला ज्योग्राफी में मैंने कराया हुआ था, इंडिया या फिर वर्ल्ड वाला ज्योग्राफी में कराया था कि नहीं कराया था। कौन कौन से मैग्नीज है, ठीक है, लोहा है, कहाँ कहाँ पे कौन कौन से क्षेत्रों में उसका उपयोग किया जाता है। तो ये सारे जो कहने का मतलब कि जो भी यहाँ पे खनिज मिल रहा है सब पृथ्वी के क्रस्टों मिल रहा है, वहीं पे हम लोग निकाल सकते हैं, जिसको क्या कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं, जिसको हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। अब रेडियो एक्टिव तत्व जैसे कि यूरेनियम है, थोरियम है, प्लूटोनियम है, ठीक है। अब ये मत समझना कि वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ उपस्थित है, ठीक है, मेंटल पे ही उपस्थित है, ठीक है। पृथ्वी के ठीक है, ऊपरी भागों में भी क्या है, मौजूद है वहाँ पे। लेकिन ऊपरी भाग में जो मौजूद है, ठीक है, जैसे कि मेंटल में देखा जाए तो लगभग ये, ठीक है, स्थिनोस्फीयर तक आते आते पूरा का पूरा टेम्परेचर हर एक क्षेत्र में मेंटल में बढ़ जाता है। तो पृथ्वी के ऊपर जो यूरेनियम है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, वो हर जगह मौजूद क्या है, नहीं है यहाँ पे। जैसे कि तुम लोगों को ध्यान होगा एक नामीबिया में, ठीक है, यूरेनियम का भंडार था। कनाडा में है, ठीक है, नामीबिया, कनाडा। अब पूरे विश्व में जहाँ जहाँ तक समझो कि रेडियो एक्टिव तत्व एलिमेंट की प्रधानता है, तो क्या यहाँ पे डेवलप देशों की नज़र रहेगी नहीं रहेगी? बिल्कुल रहेगी कि भाई ठीक है, तुम्हारे देश में मौजूद है तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम कुछ भी कर सकते हो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इन्होंने जहाँ जहाँ है वहाँ पे बहुत कड़ाई से ध्यान दिया है कि कहीं इसका मिसयूज क्या हो जाए, ना हो जाए भाई। ये नहीं कि भाई नामीबिया के पास है तो बहुत महंगे दाम में वो, ठीक है, पाकिस्तान को बेच दे, टेररिस्ट जो देश है सीरिया को बेच दे। ऐसे लोगों के पास अगर यूरेनियम बहुत अधिक मात्रा में जाएगा तो फिर ये बम हम क्या करेंगे, बना लेंगे। तो बहुत ही क्या है, अभी रेडियो एक्टिव तत्वों को लेके जो भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है बहुत एक्टिव है कि जो भी भाई परमाणु बम बना लिया, जितना पहले बना लिया बस, अब बनना नहीं चाहिए। खासकर अलग जो देश है, ठीक है, अलग जो देश है बनना होना नहीं चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो अब इसकी प्रासंगिकता तुम लोग समझ सकती हो रेडियो एलिमेंट की कि कितना इम्पोर्टेंट है। जिसको डिमांड भी है भाई वो अंतर्राष्ट्रीय संगठन से डिमांड करेगा, हमें चाहिए, वे लोग दिलवाएंगे भाई कि तुमको ये देना है, ठीक है। लेकिन वो भी पूरे रूल रेगुलेशन के साथ कि अगर तुम ले रहे हो तो इसका तुम बम नहीं बनाओगे। तो कौन बोलेगा कि हम बम बनाने के लिए लेंगे? सब लोग किसका हवाला देते हैं, एनर्जी का हवाला देते हैं, क्या, एनर्जी का, ठीक है, बिजली बनाने के लिए, कि हमारे देश में बिजली की क्या है, बहुत अधिक कमी है। तो एनर्जी एक बहुत, सॉरी, यूरेनियम एक बहुत ज्वलनशील पदार्थ है, जलाने से इसको बहुत मात्रा में एनर्जी मिलता है, ठीक है, एनर्जी जनरेट किया जाता है। और इसी एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में क्या किया जाता है, कन्वर्ट कर लिया जाता है। इलेक्ट्रिक एनर्जी मतलब विद्युत ऊर्जा में क्या किया जाता है, बदर्थ
कर लिया जाता है। लेकिन इसको इतना बनाना इसको आसान है नहीं है। नहीं, भारत खुद अभी इतना सक्षम नहीं है कि यूरेनियम से भारत बिजली अपने आप क्या कर ले, बना ले। अन्य देशों के सहयोग लेता है, फ्रांस, रूस, जापान, ठीक है, कुडनकुलम जिसे कुरेनकुलम है, ठीक है, बहुत सारे जो परमाणु संयंत्र है भारत में, ठीक है, अलग अलग देशों के सहयोग से उसको चलाया जा रहा है। तो कहने का मतलब यही है यहाँ पे कि खनिज है, सब खनिज का ही रूप है। और पृथ्वी के क्रस्टों पे जितना भी, ठीक है, बहुतायत मात्रा में जो खनिज पाए जाते हैं, जिसकी पहचान कर ली गई है उसका, ठीक है, साइंटिस्टों के द्वारा काफ़ी शोध विचार के बाद उपयोग किया जा रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सबका पहचान कर लिया गया है। केमिस्ट्री में नाम सुनी होगी एक पीरियोडिक टेबल, नाम सुनी हो कि नहीं सुनी हो? ऐसे रहता है पीरियोडिक टेबल, खाका खाका टाइप का ऐसे, ठीक है। देखी हो सब, तुम देखी हो कि नहीं देखी हो? नहीं देखी हूँ मैं। टेंथ में तो बुक में दिया रहता है सब, केमिस्ट्री में दिया रहता है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, हाँ ये सब पढ़ाए थे वो। तो वही किस में होता है? पीरियोडिक टेबल में होता है। अब तुमको कुछ याद नहीं है, इसको हम ऑलरेडी उस रूम में क्या किए हैं, बताए थे इसके बारे में, दिए थे, थोड़े छोटे छोटे थे, बताए थे, दिए थे ना। यही सब चीज़, मेमोरी अपना साफ करो, तुम्हारा मेमोरी पता नहीं चलता है, मैंने होता है ना याद करना, एक को याद आ जाता है तो दूसरे को याद नहीं आता है। जो इबोर है पीरियोडिक, ये तो मैं नहीं पढ़ी हूँ। आवर्त सारणी बोलते हैं, ऐसे नहीं पढ़ी हो? इस तरह का फिगर में जो आता है, ठीक है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, इस तरह का मैंने शायद तुम लोगों को याद करने के लिए दिए थे, याद करने के लिए दिए भी थे शायद, हमको लग रहा है, हमको लग रहा है प्रिंट आउट करा के भी दिए थे तुम लोगों को, शायद ध्यान आ रहा थोड़ा, ठीक है। बोले थे कि 60 लेना सब अपने, हमको प्रिंट पता, आउट करके दिए होते तो मैं ऐसा सब रखती हूँ, ठीक है। लेकिन मुझको नहीं ध्यान आ रहा है, ये सब मैंने पढ़ाए हैं। तो यही है यहाँ पे, कुछ है नहीं यहाँ पे, बहुत सारे क्या है यहाँ पे, एलिमेंट है, क्या है, बहुत सारे यहाँ पे तत्व, देखो यहाँ पे कितने सारे हैं, अनगिनत है कि नहीं है। अब जो भी पृथ्वी के क्रस्टों से, ठीक है, जो भी एलिमेंट खोजा जा रहा है या फिर कई सारे एलिमेंटों को लेकर बनाया जाता है, तो पूरे विश्व के द्वारा, ठीक है, पूरे विश्व के साइंटिस्टों के द्वारा, जैसे कि मान लो कि कौन ग्रह है कौन ग्रह नहीं है, तो एक पूरा अंतर्राष्ट्रीय एक संस्था होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। उसका लोग डिफिनीसन बनाएंगे, जैसे 1 दर्जन में 12 ही क्यों होता है, क्योंकि पूरा विश्व क्या करता है, मानता है। इन सारे मानक के लिए अंतर्राष्ट्रीय से क्या है, संगठन है। चीज़ समझ पा रही हो कि नहीं पा रही हो? 1 किलो में भाई 1000 ग्राम ही क्यों होता है, क्योंकि इसको पूरे विश्व के द्वारा क्या किया गया है, मान्यता प्राप्त किया गया है। तुम विश्व के किसी भी कोने में जाओ, मैंने बार बार चर्चा किया है, 1 लीटर में बराबर 1000 ml भी क्यों होता है, क्योंकि ठीक है, ये ऑलरेडी जो मानक है क्या किया गया है, इसको पूरे विश्व के द्वारा क्या किया गया है, आपसी सहयोग के द्वारा इसको बनाया गया है। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो उसी प्रकार से, ठीक है, बहुत प्रकार के तुम्हारे जो तत्व हैं, ठीक है, पूरे अंतर्राष्ट्रीय संगठन के द्वारा, अलग अलग नाम है, अभी नाम मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन के द्वारा कौन से, ठीक है, खनिज का खोज किया गया, क्या नाम दिया जाए, सब प्रोसेस होता है। जैसे सपोज करो सिलिकॉन ही क्यों नाम दिया गया, अब सिलिकॉन किसी भी देश में जाकर बोलोगे सिलिकॉन का मतलब, ठीक है, सिलिकॉन ही रहेगा, जो भी बालू वगैरह बोला जाता है। एल्युमिनियम का मतलब तुम अब जापान में जाओगे तो इसका मतलब कुछ चेंज नहीं हो जाएगा, इसका मतलब क्या रहेगा, एल्युमिनियम ही रहेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इसके लिए पूरा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, ठीक है, जो भी नए नए खनिजों की जब भी खोज की जाती है या फिर साइंटिस्टों के द्वारा एक खनिज को दूसरे खनिज के साथ मिला के कोई नया खनिज तैयार किया जाता है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो उसको कुछ ना कुछ नामकरण कर दिया जाता है और पूरे विश्व क्या करता है, उस नामकरण को मानता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये सारा का सारा जो एलिमेंट है तुमको इस पीरियोडिक टेबल में क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। देखो यहाँ पे कोई दिक्कत,
ये पूरा का पूरा मान्यता मिल गया है। नीचे वाले यहाँ पे अभी थोड़ा गड़बड़ है, ठीक है। धीरे 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 इस पर आपसी सहमति बनते बनते बन जाएगी। बहुत सारे इसमें क्या है, एलिमेंट क्या है मौजूद है। केमिस्ट्री में विस्तार से इसके बारे में पढ़ना होता है। अब यहाँ पे अब ऑक्सीजन है सपोज करो, तो इसकी कुछ ना कुछ संरचना होगी कि नहीं होगी, होगी। कुछ ना कुछ इसका रासायनिक गुण भी होगा, है कि नहीं है। तो इस पीरियोडिक टेबल में पूरा का पूरा इसका जो ऑक्सीजन का बायोडाटा, सिलिकॉन है इसका बायोडाटा, जैसे कि अगर सपोज करो एक मनुष्य है, ठीक है, उसकी दिनचर्या क्या है, क्या, ठीक है, अब ब्रेकफास्ट लेता है, क्या डिनर लेता है, ठीक है, क्या लंच लेता है, ठीक है, पूरा का पूरा उसका बायोडाटा जिस तरीके से निकाल लिया जाता है, वैसे ही इसका एक पूरा का पूरा बायोडाटा बनाने की क्या की जाती है, कोशिश की जाती है कि इसका कहाँ उपयोग किया जा सकता है, क्या है ये मानव के लिए, मानव स्वास्थ्य के लिए मतलब अच्छा है कि नहीं है। समझ पा रही हो कि नहीं पा रही हो। पूरी की पूरी संरचना एक एक खनिजों की क्या की जाती है, निकाल ली जाती है, उसके आधार पर इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसमें कहा जा रहा है कि पृथ्वी विभिन्न तत्वों से बनी हुई है, इसकी बाहरी परत वाले तत्व ठोस रूप में क्या है मौजूद है, पता है हमें, ठीक है। अब जो भी यहाँ पे लगभग 30 किलोमीटर की गहराई तक बहुत अधिक, ठीक है, जो भी पदार्थ है 30 किलोमीटर के क्या लगभग 200 किलोमीटर तक, ठीक है, देखा जाए तो पूरा पूरा क्या है, क्रस्ट ही है, ठीक है, और अधिकतर एक ठोस रूप में क्या है मौजूद है। चूँकि मनुष्यों के द्वारा जो खुदाई की गई है लगभग 12 किलोमीटर तक की क्या की गई, खुदाई की गई है, तो क्या हमने 12 किलोमीटर तक हर जगह खोद लिया है, नहीं। 3-4 किलोमीटर में गोल्ड माइंस होता है। तो इसका मतलब कि मनुष्यों के द्वारा जो भी ये खनिज तत्व निकाला जा रहा है पृथ्वी के ऊपरी परतों से क्या किया जा रहा है, निकाला जा रहा है। तो देखो कितना सारा चीज़ है हमारे पृथ्वी में। तो 98% भाग 8 तत्व जैसे ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, लोहा, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम तथा मैग्नीशियम से क्या हुआ है, बना है। अब इसमें कुछ जो भारी धातु मौजूद है, तो क्या हम लोग देख सकते हैं कि ये ऊपर अपने आप आ गया, ये ऊपर अपने आप नहीं आया है, ठीक है। ये नीचे से वोल्केनिक प्रक्रिया के द्वारा ही जो एलिमेंट आके वोल्केनिक प्रक्रिया के द्वारा ही पृथ्वी के क्रस्टों का क्या हुआ है, निर्माण हुआ है कि नहीं हुआ है। जो भी ज्वालामुखी आया, ऊपर अग्नेय चट्टान बन गया, फिर इन अग्नेय चट्टानों में क्या हुआ, अनाच्छादन की प्रक्रिया हुई, टूटता फूटता गया। अब जो वोल्केनिक आएगा, जो राख आएगा, उसमें बहुत सारे पदार्थ मिले रहेंगे कि नहीं मिले रहेंगे, मिला रहेगा ही रहेगा, ठीक है। जैविक पदार्थ नहीं रहेगा उसमें, जीव का अवशेष नहीं रहेगा, लेकिन उसके अलावा अब लोहा है, हो सकता है कि नहीं हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है उस राख में। तो कहने का मतलब क्या है, कितने जो इसमें बहुत सारे जो भारी भारी जो पदार्थ जो तुम्हें दिख जाएंगे, जैसे सोना ही है, क्या ऊपर बन गया हो, नहीं, हो सकता है कि नीचे से ही क्या हो, आया हो, वो राख पृथ्वी के क्रस्टों में क्या हो गया हो, मिल गया हो। समझ पा रही हो कि नहीं पा रही हो। तो पूरा एक कॉन्सेप्ट को बना के लेके चलना है कि भाई ऊपर कैसे सोना आ गया, सोना तो नीचे मिलेगा, कीमती धातु है। तो ये सब बताने की क्या करना है, कोशिश करना है कि नहीं है, कि भाई करोड़ों साल पहले क्या हुआ था, जो वोल्केनिक इरप्शन बार बार हो रहा था, ज्वालामुखी प्रक्रिया जो बार बार आ रही थी, ठीक ठाक संभावना है कि उसी में क्या हो गए होंगे, वे भी बाहर आ गए होंगे। समय के साथ धीरे 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 क्या हो गया होगा, उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन आया ही आएगा। परिवर्तन 2 ही प्रकार का होता है, भौतिक परिवर्तन और एक रासायनिक परिवर्तन। जैविक परिवर्तन भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे जीव अवशेष की बात नहीं है, तो जैविक परिवर्तन नहीं होगा। भौतिक और रासायनिक। भौतिक परिवर्तन में क्या आता है, जैसे कि अब ये सब, ठीक है, बादल हो गया, मौसम परिवर्तन हो गया, टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, बाहर से जो भी चेंज आ रहा है भौतिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन, ठीक है, कोई चीज़ से वो कैसे रासायनिक क्रिया कर रहा है, जैसे लोहा है, लोहा को पानी में डाल दिया, रिएक्शन करने लगा नहीं लगा, धीरे धीरे जंग लग जाएगा। लोहे को खुली हवा में छोड़ दिया बिना पेंट का, ठीक है, चूँकि हवा है, एयर है, ऑक्सीजन है कि नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे भी लोहे का क्षरण होने लगेगा, जंग लगने लगेगा। तो कुल मिला के कहने का मेरा मतलब यही है, कितने सारे जो दिखाई दे रहा है, बहुत सारे जो तत्व दिखाई दे रहा है, इसमें से बहुत
तो भारी भी है, बहुत हल्के भी हैं। हल्का है तो समझ में आता है कि ऊपर छन गया होगा, भारी है तो ठीक ठाक संभावना है कि कहाँ से आया होगा, नीचे से ही आया होगा, क्योंकि पूरा जो पृथ्वी का क्रस्ट बना है वोल्केनिक प्रक्रिया से ही क्या हुआ है, बना हुआ है। क्लियर हुआ? तथा शेष भाग कहा जा रहा है कि टाइटेनियम, हाइड्रोजन, फास्फोरस, मैग्नीज, सल्फर, अब इन नामों का कोई अंत क्या है, नहीं है। ऑलरेडी इसमें कम से कम 100 नाम होगा, उन नामों को हम लोग याद नहीं कर सकते हैं। अब यहीं से लुसेंट क्या किया होगा कि किसकी किसकी कितनी प्रधानता है, जैसे टॉप 10, टॉप 5 खनिजों का नाम दिया होगा, है कि नहीं है, कि पृथ्वी के क्रस्ट में पाए जाने वाले जो भी टॉप 5 खनिजों की परसेंटेज में मात्रा दे दिया होगा। बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा? तो एग्जाम में इसको पूछ लेता है। कह रहा है कि भूपर्पटी पर पाए जाने वाले तत्व प्रायः अलग अलग नहीं मिलते, बल्कि सामान्यतः एक दूसरे तत्वों के साथ मिलकर पदार्थों का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। कह रहा है कि जो भी ये भूपर्पटी पर पाए जाने वाला जो भी यहाँ पे ठीक है पदार्थ हैं, कोई सेपरेट नहीं है कि यहाँ पे सोना है तो सिर्फ क्या है, सोना ही है, यहाँ पे लोहा है तो सिर्फ लोहा है, ऐसा है नहीं है। ठीक है, इसके साथ बहुत सारे ठीक है अलग अलग पदार्थ भी क्या होते हैं, इसको जकड़े रहते हैं, मिक्स है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं। इन पदार्थों को क्या नाम दिया है, खनिजों का नाम दिया है। यद्यपि स्थल मंडल का निर्माण करने वाले तत्वों की संख्या अत्यंत क्या है, कम है यहाँ पे, लेकिन आपस में उनका संयोजन विभिन्न तरीकों से होता है। कह रहा है कि स्थल मंडल के जो भी ठीक है स्थल मंडल का जो निर्माण हुआ है जिन तत्वों के द्वारा, उनकी संख्या बहुत अधिक क्या है, नहीं है, लेकिन उनका आपस में क्या हुआ है, संयोजन हुआ है। ठीक है, जैसे कि आटा ले लो, आटा में बालू डाल दो, चीनी डाल दो, माने आटे के आकार का ही ठीक है छोटे छोटे कण डाल के अगर मिला दो तो कुछ अलग चीज़ बन जाएगा, नहीं बन जाएगा, बन जाएगा। तो वही यहाँ पे कहा जा रहा है विभिन्न तरीकों से संयोजन हुआ है, ऐसे ही है ना, ऐसे ही है। इसीलिए तो नीचे कहा जा रहा है कि 2000 प्रकार के खनिजों को क्या किया गया है, पहचाना गया है। मिक्स कर दो, सबको मिक्स कर दो, अब उसमें से एक चीज़ को निकालना आसान होगा, नहीं होगा। और उनको नाम दिया गया है, लेकिन इनमें से सामान्यतः उपलब्ध लगभग सभी पदार्थ 6 खनिज समूहों को से संबंधित होते हैं। कितने? 6 प्रमुख खनिजों से संबंधित होते हैं, जिनको शैलों का निर्माण करने वाले प्रमुख खनिज के रूप में क्या किया गया है, माना गया है। शैलों का निर्माण करने वाली ठीक है माना गया है। अब ये जो 6 खनिज है ठीक है कैसे होंगे, कठोर खनिज ही होंगे, ठीक है, कठोर भारी होंगे, जिसकी वजह से शैलों का निर्माण हुआ है। अब यहाँ पे दिया है कि कोई भी चीज़ है, कोई भी वस्तु है, ठीक है, कुछ ना कुछ उसका रूप, आकार, विशेषता होता है कि नहीं होता है। तो यहाँ पे दिया है कि कुछ भौतिक विशेषताओं के आधार पर, भौतिक माने बाहरी विशेषताओं के आधार पर, ठीक है, और क्या दिया है, स्वभाव के आधार पर कि उसका बिहेव कैसा है। जैसे मैग्नेट है, हाई क्वालिटी का अगर लोहा लेते हैं तो क्या होता है, मैग्नेट होता है ना, लोहा हो जाता है पूरा, देखने से पता लग जाएगा, दूर से ही हमें लग जाएगा, नहीं लगेगा, काला जो भी लोहा है, ठीक है। अब स्वभाव देखेंगे तो भाई ये दूसरे पदार्थों क्या कर रहा है, खींच रहा है। नॉर्मल लोहा अगर लाते हैं हम लोग, जैसे बेकार क्वालिटी का लोहा देखते हैं पहचान जाएंगे, दूसरे पदार्थ को खींच पाएगा, नहीं खींच पाएगा। तो वैसे ही यहाँ पे भी कहा गया है कि इसी के आधार पे कुछ खनिजों को यहाँ पे, अब कुछ खनिज यहाँ पे दिया हुआ है, प्रमुख कुछ खनिज का, ठीक है, कि भौतिक विशेषताएं क्या हो सकती है, अब यहाँ पे खनिज का नाम नहीं दिया है, क्या हुआ है, ठीक, कहाँ दिया हुआ है, हाँ तो हाँ अच्छा कुछ दिया हुआ है यहाँ पे, कोई दिक्कत। तो सबसे पहले हम लोग देख देते हैं कि इसकी विशेषताएं क्या क्या होती है, लेकिन पार्टिकुलर एक कोई खनिज की विशेषता है, मिक्स होगा यहाँ पे, जो जिसमें आएगा उसको हम लगा देंगे। जैसे कि क्रिस्टल का बाहरी रूप दिया है, ठीक है, क्रिस्टल जो भी त्रिभुजाकार है, ठीक है, घनाकार है, अष्टभुजाकार, कोना वाला स्थिति क्या होनी चाहिए, बनी रहनी चाहिए, चाहे जितना भी कोना, सब कोना रहे अगर ये, तो क्या हो जाएगा, क्रिस्टल हो जाएगा, कोई दिक्कत।
चमकदार होना चाहिए। अणुओं की आंतरिक व्यवस्था द्वारा क्या होती है, तय होती है कि अंदर की व्यवस्था कैसी क्या है, मौजूद है। घनाकार, षटभुजाकार, ठीक है, अष्टभुजाकार, प्रिज्म, क्या होता है, प्रिज्म, ऐसे होता है प्रिज्म टाइप का। कोई दिक्कत। दूसरा है विदलन, ठीक है, हिंदी शब्द बड़ा अटपटा दिया है। सापेक्षिक रूप से कहा जा रहा है कि समतल सतह बनाने के लिए निश्चित दिशा में टूटने की प्रवृत्ति, कैसा, निश्चित दिशा में टूटने के लिए प्रवृत्ति, समतल सतह बनाने के लिए, ठीक है। अगर किसी को तोड़ा तो समतल सतह बनाने के लिए क्या हो गया, माने समान रूप से क्या हो गया, टूटते चला गया। ये नहीं टूटे थे, यहाँ वहाँ टूट गया। लेकिन फिर कहा जा रहा है कि ऐसा, दूसरा में दिया है कि अणुओं की आंतरिक व्यवस्था का परिणाम, ये भी कह दिया कि एक या कई दिशा में एक दूसरे से कोई भी कोण बनाकर क्या हो सकते हैं, टूट सकते हैं। लेकिन कोई भी कोण बना के टूटेगा। सपोज करो कि ऐसे है, ठीक है, 10 डिग्री में टूट गया, कोई दिक्कत, तो ऐसे टूटेगा कि नहीं टूटेगा। अभी जो पदार्थ बच गया ये समतल सतह बना रहा है कि नहीं बना रहा है, क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कोई भी पदार्थ है, ये ले लिया, मान लो इसको तोड़ा, ऐसे टूट गया, तो इसका कंडीशन क्या है कि सतह कैसे बनाएगा, नीचे का समतल बनाएगा। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है, कई दिशाओं में क्या हो सकता है, टूट सकता है। सपोज करो ऐसे टूट गया, कोई दिक्कत, मैंने ये वाला लाइन क्या रहेगा, सीधा रहेगा, समतल रहेगा। दूसरा है विभंजन, टूटने की प्रक्रिया भी इसको बोला जाता है। अणुओं की आंतरिक व्यवस्था इतनी जटिल होती है कि अणुओं का कोई तल क्या होता है, नहीं होता है। अणु कोई तल नहीं होता है। क्रिस्टल विदलन तल के अनुसार नहीं बल्कि अनियमित रूप से क्या होता है, टूटता है। जैसे कि पत्थर है, पत्थर को तोड़ देगा कि तो उसका जो ठीक ठाक संभावना है कि ये जो उसका समतल जो बराबर होने की संभावना है नहीं है यहाँ पे, ठीक है। हो सकता है कि यहाँ पे उबड़ खाबड़ है कि नहीं है, ऐसे भी टूट सकता है। क्रिस्टल नहीं मतलब कह रहे हैं कि जटिल होता है, और इतना जटिल होता है ये पदार्थ अंदर से कि अगर इसको तोड़े तो अनियमित रूप से क्या होता है, टूटता है। मैंने रेगुलर नहीं, मैंने नहीं कि यहाँ से अगर तोड़ दिया था इसे रेगुलर टूटता गया है। ये इधर भी हो सकता है, इधर हो सकता है, इधर भी हो सकता है। तो मैंने पत्थर का क्या क्या एग्जाम्पल लिया, पत्थर को तोड़ के देखो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। इसका तल समतल नहीं होगा। हाँ, तल समतल अनियमित रूप से क्या होता है, टूटता है। नियमित नहीं, कैसा है, अनियमित रूप से टूटता है। पत्थर को एक लेके मारो, ठीक है, उबड़ खाबड़ क्या होगा, टूटेगा। दूसरे जगह में फिट करोगे तो नहीं फिट होगा, जिस पत्थर का टूटा हुआ भाग है उसी में फिट होगा। कोई दिक्कत। ईंट को मारोगे तो ठीक ठाक संभावना है कि कैसे टूटेगा भाई, समतल सतह में टूटेगा। बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा। तो थोड़ा सा ऐसा चीज़ है, ध्यान रखना। चमक, कुछ न कुछ रंग भी इसका जरूर होगा, रंग, चमक। चमक दूसरा है, रंग दूसरा है, ठीक है। रंग जैसे है अभी है कि नहीं है, कलर है। अब कलर कितना चमकीला है, जैसे रेड में कोई बहुत दूर तक चमकता है, कोई गाढ़ा लाल दे अगर ले लो, बहुत अधिक लाइट क्या होगा, नहीं मारेगा। मैंने चमक, ऊपर से लाइट कितना उसमें दिया जा रहा है, यही ना। तो चमक, रंग के बिना किसी पदार्थ की चमक, प्रत्येक पदार्थ की अपनी क्या होती है, चमक होती है। जैसे कि मेटेलिक, रेशमी, ग्लॉसी, सब पदार्थों का नाम है। मेटेलिक माने मेटल, रेशमी माने रेशम, जैसे रेशम है दूर तक चमकेगा नहीं चमकेगा, चमकेगा, ठीक है। उसी तरीके से ग्लॉसी है। रंग, कुछ खनिजों के रंग उन्हीं परमाणविक संरचना से निर्धारित होते हैं, जैसे कि मेलाकाइट, एजुराइट, कल्पोराइट। अब ये सब चीज़ देखी नहीं हो तो कल्पना कर सकती हो कि इसके कुछ न कुछ क्या होंगे, रंग होंगे। जैसे लोहा ही ले लो, लोहा का रंग काला, अगर लोहा है तो लगेगा कि हाई क्वालिटी का लोहा है कि नहीं है। उसका रंग जितना ही क्या होगा, मतलब कम डार्क होगा, लगेगा कि लोहे की क्वालिटी भी क्या हो रही है, खराब हो रही है। यही होता है ना। तथा आदि कुछ खनिजों में अशुद्धियों के कारण क्या होते हैं, रंग आ जाते हैं। बहुत सारे खनिजों में अशुद्धियाँ आती जिसकी वजह से उसका रंग दूसरा हो जाता है। अब सपोज करो जो सोना निकलता होगा, ठीक है, सोना जो निकलता होगा जो रियल में,
क्या वो बहुत अधिक चमकदार होगा? नहीं होगा। ठीक है, रंग भी उसका क्या होगा? बहुत अच्छा रंग नहीं होगा, बहुत पीला नहीं होगा, मटमैला होगा, लाइट नहीं होगा उस पर। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी अशुद्धियाँ क्या थी वही होगी उसमें लगी होगी, फिर उसको फिल्टर किया गया होगा, छाना गया होगा। कोई दिक्कत? नहीं। उदाहरण के लिए कहा जा रहा है कि अशुद्धियों के कारण क्वार्टजाइट का रंग श्वेत, हरा, लाल या पीला हो सकता है। क्वार्टजाइट ठोस पदार्थ है, ठीक है, एलिमेंट ही, इसको भी एक तत्व है क्वार्टजाइट, बहुत कठोर तत्व है, रंग है इसका। उसके बाद धारियाँ है ऊपर। धारिया का मतलब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? धारियाँ, ठीक है, जैसे कि स्ट्रिप्स बोलते हैं ना इसको, स्ट्रिप्स जैसे शेर के, ठीक है, ऊपर धारियाँ होती है। हाँ, जेबरा के ऊपर धारियाँ होती है। तो ये धारियाँ जो खनिजों में होता है कुछ, चूँकि इसका आकार बहुत बड़ा नहीं होता है, तो धारियाँ भी बहुत क्या होती है, छोटी होती है, पतली होगी, शायद नगनाकों से दिखे बिना। किसी भी खनिज के पीसने के बाद बने पाउडर का रंग खनिज के रंग का किसी अन्य रंग का हो सकता है। ठीक है, कह रहा है कि पाउडर का रंग खनिज के रंग या किसी अन्य रंग का हो सकता है। मैंने कोई अगर पदार्थ अगर हम ले रहे हैं तो उसको पीस रहे हैं, सपोज करो गेहूँ लिया हमने, गेहूँ ऊपर से देखा पीला था, पिसाया क्या हो गया, सफ़ेद हो गया। तो यही यहाँ पे कहने की कोशिश की जा रही है। अब जिसे चना ले लिया हमने, है कि नहीं है, चना में एक सिमिलिटी नज़र आएगी, ठीक है, कि चना का पाउडर क्या हो जाएगा, पीला टाइप का होगा। तो भाई वो गेहूँ टाइप का भी हो सकता है और चना टाइप का भी हो सकता है। समझ में आया कि नहीं आया? जो खनिज है भाई, अगर उसको पीसा जाए तो सेम रंग का भी हो सकता है और डिफरेंट रंग का भी हो सकता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? जैसे मेलाकाइट का रंग हरा होता है और उस पर धारियाँ भी क्या होती है, हरी होती है। फ्लोराइड का रंग कैसा होता है, बैगनी या हरा होता है, जबकि इस पर जो धारियाँ कैसी होती है, श्वेत धारियाँ होती है। कैसी? श्वेत। श्वेत समझती हो ना? सफेद। ठीक है, सफ़ेद के रूप में, ठीक है, श्वेत माने सफ़ेद ही होता है। ठीक है, अब यहाँ पे पारदर्शिता, ठीक है, माने जिससे प्रकाश क्या हो सके, आर पार गुजर जाए, पारदर्शिता होता है। जैसे कि शीशा ले लो, आईना वाला शीशा में क्या प्रकाश आर पार गुजरेगा? ठीक है, सिंपल जो खिड़कियों में जो शीशा लगा रहा था इसमें गुजर जाता है, गुजर जाएगा। पारदर्शिता, पारदर्शी, प्रकाश किरणें इस प्रकार आर पार जाती है कि वस्तु सीधी रेखा जा सकती है। कोई दिक्कत? पारभासी माने प्रकाश किरणें आर पार होती है लेकिन उसके विसरित हो जाने के कारण वस्तु देखी माने पारदर्शी या पारदर्शी, एक होता है क्या होता है, पारभासी। पारदर्शी माने प्रकाश आर पार गुजर जाए, अपारदर्शी माने प्रकाश की किरणें आर पार नहीं करे, और पारभासी माने, ठीक है, क्या होता है, मतलब प्रकाश गुजर रही है, ठीक है, लेकिन वस्तु की संरचना क्या है, ठीक है, धुंधला दिखाई देगी। क्या दिखाई देगी? जैसे कि मैंने कि इसका बेस्ट एग्जांपल होता है, ठीक है, जैसे कागज़ है, इसमें क्या करो, तेल गिरा दो। क्या गिरा दो? तेल गिरा दो, ठीक है, धुंधला दिखाई देगा तुम्हें। तो वही क्या होता है, पारभासी, जो क्लियर दिखाई नहीं दे, मैंने प्रकाश आर पार क्या हो जाएगा, हो जाएगा, है कि नहीं है। लेकिन प्रकाश जब आर पार हो रहा है तब जो हमारी रेटिना में जो इमेज बनना चाहिए स्पष्ट, वो इमेज बनता नहीं है। संरचना, कुछ न कुछ आकृति होगी कि नहीं होगी, वो तो होगी होगी। प्रत्येक क्रिस्टल की विशेषता, व्यवस्था, महीन, मध्यम अथवा खुरदरे पीसे हुए, ठीक है, संरचना के हो सकते हैं। तंतुयुक्त, जिसे खींचा जा सकता है। पृथक करने योग्य, जिसे अलग किया जा सकता है, जैसे अब अपसारी, ठीक है, माने क्या हो जाएगा, अलग किया जा सकता है। विकरणकारी, ठीक है, सब ये चीज़ है, संरचना है, यहाँ पे कई प्रकार का हो सकता है। अब वही है ना, दबा हुआ है, कौन किस स्टेज में है, क्या है। कठोरता, ये भी है, क्योंकि पृथ्वी में जो भी पदार्थ पाए जा रहे हैं सबकी कठोरता पाने की जैसी नहीं है।
कह रहा है कि सापेक्षिक प्रतिरोध का चिह्न होना 10 चुने हुए खनिजों में से 10 की श्रेणी में कठोरता मापना। जैसे कि ये देख लेना, टैल्क, जिप्सम। टैल्क कठोर होता है, इससे कठोर जिप्सम, इससे कठोर कैल्साइट, है कि नहीं है? सब दिया हुआ है देखो। क्वार्टाजाइट, टोपाज, कोरंडम, सबसे कठोर क्या होता है? हीरा। क्या होता है? हीरा। हीरा, ठीक है, बहुत कठोर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? हीरा क्या होता है? बहुत कठोर होता है। कठोर होता है। उदाहरण के लिए इस तुलना में नाखून 2.5 है तथा कांच या चाकू की नोक में कितना है? 0.5 है। यहाँ पे दे दिया है, ठीक है, कुछ है नहीं यहाँ पे, कठोरता को इंगित करके यहाँ पे दे दिया गया है। अपेक्षिक भार, ये भी एक कारण होगा कि नहीं होगा? दी गई वस्तु का भार तथा बराबर आयतन के पानी के भार का अनुपात, माने जो भी दी गई वस्तु का भार दिया गया है, ठीक है, और पानी के आयतन का जो भार, पानी के आयतन का कुछ न कुछ भार होगा कि नहीं होगा? होगा, ठीक है। अब इसको ग्राम में निकाले, ग्राम पर क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर। क्यों? आयतन किस में रहेगा? आयतन में क्या होता है? सेंटीमीटर। समझते हैं। आयतन कब होगा? आयतन किसी वस्तु को हम लोग कब मानेंगे? एक होता है, देखो, क्षेत्रफल, है कि नहीं होता है? एक होता है घनत्व, एक होता है आयतन, होता है कि नहीं होता है? क्या अंतर है इस सब में? आयतन मतलब जितना भी उसमें पदार्थ है, जितना जगह क्षेत्र है उसको आयतन। और घनत्व जो मतलब उसमें कितनी डेंसिटी ज़्यादा है कि कम है। बताओ इसको रिप्रेजेंट कैसे किया था? इसको क्षेत्रफल को कैसे नापते हैं हम लोग? क्षेत्रफल को कैसे नापते हैं? क्लियर नहीं होगा ना ये सब, तो रुला मारेगा तुम लोगों को, ठीक है? ध्यान से देखो इधर, हाँ, ठीक है, लिख लेना सब जाके। बार बार क्षेत्रफल आता है, कहीं घनत्व आता है, कहीं आयतन आता है, कुछ पता ही नहीं चलता है। क्षेत्रफल का इंग्लिश क्या होता है? एरिया। एरिया की जब भी बात की जाएगी, ठीक है, क्षेत्रफल में, किसमें? क्षेत्रफल में जो बात की जाएगी, जैसे कि सपोज करो कि, ठीक है, एक रूम है, रूम का कुछ न कुछ एरिया होगा कि नहीं होगा? अब एरिया जब भी नापा जाएगा 2 डायमेंशनल में, कैसे? 2 डायमेंशनल में लंबाई, दूसरा क्या? चौड़ाई, L गुणे B। कोई दिक्कत? हम सपोज करो कि हम इसको जो माप रहे हैं, हम किसमें माप रहे हैं? सेंटीमीटर में। किसमें? सेंटीमीटर में। तो L सेंटीमीटर होगा, B सेंटीमीटर होगा, तो क्षेत्रफल को क्या करते हैं? क्या करते हैं? भुजा स्क्वायर कर देते हैं। चाहे लंबाई गुणे चौड़ाई, आयत है तो लंबाई गुणे चौड़ाई, अगर वर्ग है तो क्या हो जाएगा? भुजा स्क्वायर हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? क्योंकि वर्ग में कोई दिक्कत है? वर्ग में चारों भुजा क्या है? समान है, तो भुजा स्क्वायर कर देते हैं। तो इसीलिए क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई सेंटीमीटर और चौड़ाई सेंटीमीटर, क्या हो जाता है? सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब दूसरा होता है घनत्व। क्या होता है? घनत्व। सपोज करो ये पेन है, इस पेन का घनत्व निकालना है। अब सपोज करो इसका एरिया निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं। लेकिन क्या एरिया अगर निकालेंगे तो इसका जो आकार है, कोई फिक्स आकार दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। हमें समस्या है। एरिया निकालेंगे तो हो सकता है कि, ठीक है, बेहतर दिखाई क्या हो, ना देता हो। एरिया किसका निकाला जाएगा? जिसका फिक्स क्या है? आकार है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? समझ रहे हैं। क्यों? वर्ग का ही क्षेत्रफल होता है, आयत का ही क्षेत्रफल होता है, जिसका एक रेगुलर रूप होता है उसी का क्षेत्रफल क्या किया जाता है? निकाला जाता है। जिसका रेगुलर रूप नहीं है, क्षेत्रफल निकाल सकते हैं हम लोग? नहीं निकाल सकते हैं। बुझाया कि नहीं बुझा सकता है? तो उसके जगह जो हम तो उसके जगह क्या निकालते हैं हम लोग? आयतन निकालते हैं। क्या निकालते हैं? आयतन निकालते हैं। अब ये जिसका जब आयतन निकालेंगे तो इसको, तो इसका लंबाई भी ले लेंगे,
चौड़ाई भी ले लेंगे और इसकी ऊंचाई ऊंचाई भी ले लेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? एल बी एच पूरा का पूरा आयतन ले लिए। अब हमें पता लग जाएगा कि कहाँ कितना जगह क्या कर रहा है, घेर रहा है यहाँ पे। अब सपोज करो कि लंबाई है 2 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 3 सेंटीमीटर, है कि नहीं है? हमने इसे बना लिया। अब यहाँ तक कोई दिक्कत क्या है? नहीं है। अब क्या इसमें ऊंचाई भी है, क्या है? ऊंचाई भी तो है। कुछ ना कुछ ऊंचाई बनाना पड़ेगा कि नहीं? बनाना बनाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? सपोज करो ऊंचाई क्या है, 1 सेंटीमीटर कर लो, या कर लो 1 सेंटीमीटर। ऊंचाई तो ऊपर नहीं बना सकते हैं, तो इसको ऊंचाई जब भी बनाना हो तो 1 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ इसे क्या कर देंगे, लगा देंगे, जो भी है। ठीक है, एक क्या हो गया, कुछ ना कुछ आकृति दिखाई दे रहा है, 3 डायमेंशनल दिखाई दे रहा है। तो ये बहुत अधिक इसमें सोचना नहीं है, दिमाग नहीं लगाना है, बस इतना जान लो आयतन को लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में क्या किया जाता है, निकाला जाता है कि इससे कितना जगह क्या कर रहा है, घेर रहा है। एल सेंटीमीटर होगा, 20 सेंटीमीटर होगा, 8 सेंटीमीटर होगा। आयतन जब भी निकालेंगे किस में रहेगा, सेंटीमीटर क्यूब रहेगा। कोई दिक्कत? घनत्व निकालेंगे। अब क्या निकालेंगे? घनत्व। घनत्व में भी यही समस्या है। अब इस पार्ट का घनत्व, इस पार्ट का घनत्व रेगुलर होता तो कोई समस्या होता? क्षेत्रफल में काम बन जाता है। इरेगुलर शेप, ठीक है, सबसे समस्या का कारण बनता है। अब इसका घनत्व निकालने का मतलब एक एक पॉइंट का पूरा वैल्यू को शामिल करके क्या करना है, पूरा का हमें इसका क्या करना है, घनत्व निकालना है। तो घनत्व भी हम लोग निकालते हैं, ठीक है, लंबाई, चौड़ाई और क्या में, ऊंचाई में। इसीलिए घनत्व को जब भी रिप्रेजेंट किया जाता है किस में, सेंटीमीटर क्यूब में। यहाँ पे क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। तो बस इतना ध्यान रखना कि क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर, घनत्व और आयतन किस में, सेंटीमीटर क्यूब। जब भी निकालना होगा इसमें 3 चीज़ चाहिए ही चाहिए। समझ है कि नहीं समझे? चलो, कह रहा है यहाँ पे कि दी गई वस्तु का भार, सपोज करो कि कोई वस्तु का भार दिया गया तथा बराबर आयतन के पानी के भार। अब पानी का क्षेत्रफल निकालेंगे कि आयतन निकालेंगे? क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आयतन निकालेंगे पानी का। पानी कितना जगह क्या कर रहा है, घेर रहा है, उसका क्षेत्रफल निकाल पाएंगे? ठीक है, लिक्विड है भाई वो। दी गई वस्तु का भार तथा बराबर आयतन के पानी के भार का अनुपात कह दिया, क्या, अनुपात। दूसरा दिया है हवा एवं पानी में वस्तु का भार लेकर इन दोनों के अंतर से हवा में लिए गए भाग के क्या करें, भार से क्या कर दें, भाग दें। अपेक्षिक भार कह रहा है कि भार कैसे निकाला, तो जो वस्तु दिया गया क्या है, वस्तु, इसके बराबर तथा क्या कर रहा है, इसके बराबर आयतन के पानी के भार का अनुपात। जो भी पानी के एक नॉर्मल आयतन होता है, ठीक है, किसका, पानी का क्या होता है, आयतन। कोई दिक्कत? इसका अनुपात हवा एवं पानी में वस्तु का भार, हवा प्लस पानी में क्या हो रहा है, जो भी वस्तु का क्या हो रहा है, वस्तु का भार हो रहा है, ठीक है। इन दोनों के अंतर से, इन दोनों के अंतर से हवा में लिए गए भार से क्या करते हैं, भाग देते हैं। तो यही हमारा हो गया। अभी ये इक्वेशन को, ठीक है, करना नहीं है, ठीक है, आगे हम लोग इसको जानेंगे। कोई दिक्कत? सपोज करना अपेक्षिक भार है किसी का, क्या करना है, अपेक्षिक भार क्या करना है, निकालना है। जैसे तुम्हारा भार है पृथ्वी में, जो तुम्हारा भार है, ठीक है, कितना किलोग्राम है, मान लो 50 किलो हो कि नहीं हो, 50 किलो हो। क्यों हो यहाँ पे पृथ्वी में तुम जो 50 किलो को हो, अगर तुम चंद्रमा में जाओगी तो तुम लोग बताओ सोच के, तुम्हारा भार चंद्रमा में कम हो जाएगा कि अधिक हो जाएगा? यही खेल था जो बड़ा सा फोटो खिंचवा रही थी जा के, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तारामंडल में जो गई थी, यही तो वहाँ पे चेक किया जा रहा था ना, कि मंगल ग्रह में जाओगे तो भार कम हो जाएगा, चंद्रमा में जाओगे तो भार कम हो जाएगा। चंद्रमा में जाएंगे तो भार कम हो जाएगा। चंद्रमा में जाओगे तो भार कम हो जाएगा कि अधिक हो जाएगा? कम हो जाएगा। कम हो जाएगा। चलो पूछते हैं अभी, ठीक है, तुम बताओ।
क्या होगा? कम कम होगा। कारण एक ही है कि चंद्रमा में जो गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है? कम होता है। नहीं लगता और भार का नहीं लगता ही नहीं, कम लगता है। कम लगता है। समझ में आया कि नहीं आया? वहाँ जब उतरोगे तो तुम जंप मारोगे तो लगोगे हवा में उड़ने वहाँ पे। समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि वहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है? कम होता है। और जी माने गुरुत्वाकर्षण बल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? एम माने मास। माने समझ में आया कि नहीं आया? गुरुत्वाकर्षण बल जितना अधिक होगा, ठीक है, मास उतना ही क्या होगा? अधिक होगा। अब इसका एक बेस्ट एग्जांपल है पृथ्वी में, जो तुम लोग झूला झूलती हो, जैसे ऊपर जाओगे है कि नहीं, ये शरीर क्या हो जाएगा? हल्का हो जाएगा। तो लगता है कि शरीर में कुछ वेट क्या है ही नहीं। सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जैसे ऊपर जाओगे शरीर का जो तुम्हारा वेट है क्या हो जाता है? कम हो जाता है। क्योंकि वहाँ पे जी क्या हो गया तुम्हारा? कम हो रहा है। बुझाया कि नहीं बुझाया? लगेगा जहाँ कुछ है ही नहीं। ऐसा होता है कि नहीं होता है? कुछ है ही नहीं, शरीर हल्का हो जाता है तो मज़ा आता है कि खराब लगता है? खराब लगता है। खराब लगता है। ऊपर जाते हैं तो डर भी लगता है कि कुछ लगता है तो ये कुछ है ही नहीं। तुम गलत बोल रही हो, ठीक है। झूला मैंने भी झूला है। किसका कॉन्सेप्ट है ना, जब तुम्हारा शरीर जब हल्का हो जाएगा, ठीक है, जब शरीर तुम्हारा क्या हो जाएगा? हल्का हो जाएगा तो तुमको अच्छा लगेगा खराब लगेगा? सही लगेगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो ऊपर जाता है तो लगता है और ऊपर ले जाओ, और ऊपर ले जाओ। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब बीच से जैसे ही जब नीचे लाएगा तो वेट तुम्हारा बढ़ना क्या हो जाएगा? शुरू हो जाएगा। समस्या तब क्या हो जाएगी? शुरू हो जाएगी। जैसे नीचे आके लगेगा कुछ मेरे है ही नहीं। ऊपर जाते क्या अच्छा लगता है पूरा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो जी का वैल्यू क्या होता है यहाँ पे? बहुत अधिक क्या हो जाता है? कम नहीं हो जाता है। ऊपर जा रहा है तो जी का वैल्यू क्या हो जा रहा है? कम हो जा रहा है। कम हो जा रहा है। और नीचे आ रहा है तो जी का वैल्यू क्या हो जा रहा है? जी का वैल्यू क्या हो जा रहा है? बढ़ जा रहा है। जिसकी वजह से हालत क्या होती है? खराब हो जाती है। सिंपल चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं। तो यही यहाँ पे कहा जा रहा है कि अपेक्षिक भार, ठीक है। अब एक वस्तु का जो भार है अलग अलग क्षेत्रों पे अलग अलग हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है। अब अभी हम लोग हैं भाई, भार कुछ और ही। अब पानी में जाओगे, पानी में जाके जब तौलाओगे तुम्हारा भार यही रहेगा? नहीं। सिंपल कॉन्सेप्ट है। पानी में जब जाएंगे तो वस्तु का भार क्या हो जाता है? कम हो जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्योंकि वहाँ पे पानी का क्या है? आयतन है। पानी का आयतन उस भार को क्या करता है? वहन कर लेता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसीलिए मोटा मोटा जो पेड़ होता है कि नहीं है, आसानी से दह के आ जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक व्यक्ति बड़ा बड़ा मोटा मोटा बाढ़ उड़ाता है तो लोग बड़े बड़े क्या करते हैं? लोग लकड़ी दहवा के ले आते हैं। उसको बस हल्का डायरेक्शन क्या करना होता है? देना होता है। क्योंकि वो सारा भार किसने ले लिया? पानी ने ले लिया। कोई दिक्कत नहीं। अब सिंपल विज्ञान है ना, ये डे टू डे लाइफ का साइंस है। इसमें क्या है? इसमें कोई इतना रॉकेट साइंस है? सिंपल सोचो, बस बशर्ते कि सोचो। अब अधिक ऊंचाई में जाके तुम जब तौलाओगे तो तुम्हारा वेट क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? कम हो ही जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। तो हवाई जहाज़ में कंसेप्ट लगता होगा कि नहीं लगता होगा? लगता होगा। बिल्कुल लगता होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लगेगा कि नहीं लगेगा? बिल्कुल लगेगा। ऊपर जाने के बाद, ठीक है, जी का वैल्यू क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और जी के वैल्यू के कम हो जाने से हवाई जहाज़ में, ठीक है, जो इंजन ऊपर चलता है बहुत अधिक, उस पर लोड क्या होता है? नहीं लगता है। हवाई जहाज़ में इंजन लोड दो ही समय लगता है। एक उड़ते समय, ठीक है, जब टेक ऑफ होता है, ऊंचाई तक ऊपर जाना है, क्योंकि ऊपर से भी क्या लग रहा है? फोर्स लग रहा है। बेचारे कि नहीं बेचारे? नीचे से ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो रहा है? लग रहा है यहाँ पे। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जब नीचे की तरफ खींच रहा है, ऊपर से भी फोर्स, हवा का फोर्स कहाँ लग रहा है? नीचे की तरफ लग रहा है। ऑक्सीजन अधिक है तो विपरीत परिस्थितियों में आगे जाएंगे तो क्या हो जाएगा? ठीक है, फोर्स क्या लगेगा? अधिक लगेगा। तो हवाई जहाज़ जब उड़ता है तो उसका एकदम तेल निकल जाता है। समझा कि नहीं समझ में? पंखा तेज़ी से चलने लगेगा, लेकिन जैसे ही कि ऊंचाई के जाने का स्टेबल होगा, पंखा लगेगा एकदम धीरे धीरे क्या हो रहा है? चल रहा है।
चलता है लेकिन उतना स्पीड तुमको नज़र नहीं आएगा कि जितना स्पीड उड़ते समय था। उड़ते समय इस पंखे का स्पीड क्या होता है, बहुत और बहुत तेज चलता बहुत तेज चलता है। ऊपर जाने के बाद एकदम लगेगा कि ठीक है पंछी फड़फड़ा रहे, एकदम आराम आराम से चलेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो कितना शानदार कॉन्सेप्ट है। पृथ्वी के आंतरिक भाग में पाया जाने वाला मैग्मा ही सभी खनिजों का क्या है, मूल स्रोत है। समझ में आया? अगर ये मैग्मा निकलता ही नहीं तो शायद ठीक है इतना हमें पढ़ने की ज़रूरत है, पढ़ते भी नहीं, मानव सभ्यता का जीव जंतु का विकास भी नहीं हुआ होता। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? देखो एक एक शब्द कितना शानदार तरीके से लिखा है। इस मैग्मा के ठंडे होने पर खनिज के क्रिस्टल बनने लगते हैं और इस प्रक्रिया में जैसे जैसे मैग्मा ठंडा होकर ठोस सैल बनाता है, खनिजों की क्रमबद्ध श्रृंखला का निर्माण होने क्या होता है, लगता है। कोई दिक्कत नहीं। यही है ना। यहाँ पे इमेज तुम लोग यहाँ पे देख सकती हो। पहले पृथ्वी क्या था, ऐसे ही था, हर जगह यही था, दरार, आग। अब इसके ऊपर क्या जीवन संभव है? पेड़ पौधे, जीव जंतु को जीवन संभव है? नहीं है। ये तो एक भाग लिया गया है, पूरे भाग में यही दरार चटकन क्या थी, मौजूद थी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ऐसे परिस्थिति में जीवन का उद्भव कभी हो नहीं सकता। सब सपोज करो कि यही जो मैग्मा है, क्या है, मैग्मा ही है ना। ये मैग्मा क्या हो जाए, ठंडा हो जाए। अब इसकी जो संरचना है पूरे पृथ्वी में एक जैसी होगी? नहीं होगी। अलग अलग जगह पे अलग अलग घनत्व है, ठीक है। इस प्रक्रिया में जैसे जैसे मैग्मा ठंडा होकर ठोस सैल बनाता है, खनिजों की क्रमबद्ध श्रृंखला का क्या होने लगता है, निर्माण होने लगता है। क्रमबद्ध श्रृंखला का क्या होता है, निर्माण होने लगता है क्रम से। जैसे कि कोयला, कोई दिक्कत, पेट्रोलियम, प्राकृतिक जैसे खनिज, कार्बनिक पदार्थ हैं तथा क्रमशः ठोस, तरल एवं गैस रूप में क्या होते हैं, पाए जाते हैं। अब देखो ठीक है, अभी पेट्रोल का पूरा वार चल रहा है, क्योंकि हमें पता है कि जो गल्फ कंट्री में जो यहाँ पे पेट्रोल मिल रहा है, ठीक है, पेट्रोल नहीं बोलते तो क्या बोलते हैं, क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये क्रूड ऑयल हमें कहाँ किससे मिल रहे हैं, जीव अवशेषों से मिल रहे हैं। जीव अवशेषों से कौन सी संरचना होगी यहाँ पे, अवसादी संरचना होगी। अवसादी संरचना एक भंगूर है कि नहीं है? बहुत अधिक टाइट होगा? नहीं होगा। तो यहाँ पे जो लोग क्रूड ऑयल निकालते हैं, क्रूड ऑयल जो निकालते हैं, यहाँ पे जो लागत होती है, लागत क्या होती है, बेहद कम होती है। अमेरिका ने सेल गैसों से क्या कर रहा है, टेक्सास वगैरह में, अमेरिका का एक ज़िला है, टेक्सास का नाम सुनी हो नहीं सुनी हो? अमेरिका में है, ठीक है, टेक्सास है वहाँ पे, ठीक है। ये जो इस क्रूड ऑयल को ब्रेंट क्रूड ऑयल बोलते हैं। क्या होता है, ब्रेंट क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल समझ में आया? अमेरिका में जो ठीक है सेल गैसों से जो क्रूड ऑयल निकाला जा रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्योंकि अमेरिका की संरचना ही ऐसी है वहाँ पे, ये अधिकतर चट्टानी संरचना है वहाँ पे। उन चट्टानों से अमेरिका के द्वारा जो भी क्रूड ऑयल निकाला जा रहा है, उसकी लागत क्या हो जा रही है, लागत क्या हो जा रही है, अधिक हो जा रही है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो स्वाभाविक है, अब दोनों तो क्या है, क्रूड ऑयल ही है। क्या है, क्रूड ऑयल। इस क्रूड ऑयल को नाम क्या दिएगा, ब्रेंट क्रूड ऑयल, ठीक है। और अमेरिका वाले का ठीक है टेक्सास बोला गया, वेस्टर्न टेक्सास, वेस्टर्न टेक्सास क्रूड ऑयल है कि नहीं है? अब अमेरिका भाई थोड़ा समस्या इसको होगी कि नहीं होगी? होगी। लेकिन फिर भी अब भारत अब किससे खरीदेगा, ब्रेंट क्रूड ऑयल लाएगा भाई, कम दाम में इसको मिल जाएगा गल्फ कंट्री से, सऊदी अरेबिया, ईरान, इराक, है कि नहीं है, कुवैत। अमेरिका बोल रहा है कि तेल कहाँ से ले जाओ भाई, हमारे यहाँ से ले जाओ, उतना ही रेट में हम दे देंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो एक प्राइज वार तेल को लेके क्या होता है, हमेशा छिला रहता है। तेल को लेके हमेशा एक युद्ध की स्थिति क्या होती है, बनी रहती है। चूँकि अमेरिका सक्षम देश है, ठीक है। अब ये लोग कब जो भी ब्रेंट क्रूड ऑयल अगर निकाल रहे हैं, लागत भले इनकी कम है, क्या मुनाफा कमाएंगे कि नहीं कमाएंगे? कमाएंगे ही कमाएंगे। अब ये लोग जब अपना रेट घटाएंगे, कम को करेंगे, तो दिक्कत किसको होगा, इसको दिक्कत होगा कि नहीं होगा? तो भाई लागत हमारी इतनी अधिक है, तुम्हारी तो लागत कम है भाई, तुम रेट घटा रहे हो, तो बोलता है कि तुम व्यापार को क्या कर रहे हो, बिगाड़ रहे हो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा?
क्रूड ऑयल के मार्केट को क्या कर रहे हो, बिगाड़ रहे हो। ठीक है, ठीक है, तेल में थोड़ा बहुत हम मात खा जाएंगे, लेकिन बाकी भी अन्य चीज़ों को लेके फिर हम क्या करेंगे, नहीं छोड़ेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये प्राइस वार हमेशा छिड़ा रहता है। ठीक है, अलग अलग स्थिति है। वही हाल वेनेजुएला में है, वही हाल रसिया में है। ठीक है, यहाँ पे तेल निकालना इतना आसान क्या होता है, नहीं होता है। नहीं होता है। कोई दिक्कत? तो कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक जैसे खनिज कार्बनिक पदार्थ तथा ये क्रमशः ठोस, तरल एवं गैस रूप में पाए जाते हैं। इसके अलावा अब कहा जा रहा है कि कुछ धात्विक खनिज है और कुछ अधात्विक खनिज है। ठीक है, तीसरा अलॉय होता है जो दोनों के बीच होता है, न धातु न अधातु, मेटल वाइट बोलते हैं। एक इसको क्या बोलते हैं, मेटल, क्या बोलते हैं, मेटल, इसको क्या बोलते हैं, नॉन मेटल। नॉन मेटल। और जो तीसरा होता है शायद इसमें नहीं दिया है, वहाँ पे दिया है अलॉय धातु, कहाँ दिया है, गौ नंबर में। ठीक है, अच्छा यहाँ पे दे दिया है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, मेटल वाइट। मेटल वाइट। इसको अलग से देना चाहिए, क्योंकि 11th में आगे चल के जब पढ़ोगे तो इसको अलग कैटेगरी बनाया जाता है। ठीक है, मेटल वाइट बोलते हैं इसको। तुम पे नहीं दिया है, मुझ में भी नहीं दिया है। धातु अधातु दूसरा लिख दिया है पूरा। ठीक है, तो इसको नोट कर लेना सब। ठीक है, जब बनाना तो अब यही है देखते हैं तो बनाना। हाँ, इधर दिया है धात्विक खनिज। तो दिया था यहाँ पे धात्विक और अधात्विक। लास्ट में हाँ, इधर या लास्ट। अच्छा लास्ट में दे दिया तुम लोगों को, तुम पे दिया नहीं है, आधात्मिक दिया तो है यहाँ पे। धातु ये वाला दिया है। हाँ चलो, कोई चिंता की बात नहीं है, आगे पढ़ पढ़ेंगे। दिया है। हाँ, तो धात्विक, इसमें धातु तत्व होते हैं। इनमें 3 प्रकार में विभाजित किया जा सकता है। अब भौतिक आधार पे क्या होगा, कठोर होगा कि नहीं होगा, होगा। होगा ही होगा। जैसे कि कुछ बहुमूल्य धातु है, स्वर्ण, चांदी, प्लेटिनम। ठीक है कि नहीं है। लौह धातु है, लौह एवं स्टील। अलौह धातु है, ताम्र, सीसा, जिंक, टीन, एल्युमिनियम आदि। कोई दिक्कत? दूसरा है अधात्विक। इनमें धातुओं के अंश उपस्थित क्या होते हैं, नहीं होते। इसका मतलब जब धातु का अंश उपस्थित नहीं होगा तो इसका वेट क्या होगा, सबसे पहले भारी होगा कि हल्का होगा, वेट क्या होगा इसका, इसका कम होगा। वेट क्या होगा इसका, कैसा पूछा, सुनती नहीं हो। मैंने पूछा धात्विक खनिज है, ठीक है, तो इसमें धातु के अंश उपस्थित नहीं है, तो इसमें ठीक क्या संभावना है, इसका वेट अधिक होगा कि कम होगा, कम। इसका वेट क्या होगा, कम होगा। जैसे गंधक है, फॉस्फेट है, नाइट्रेट है। ठीक है, अधात्विक खनिज है। सीमेंट भी अधात्विक खनिजों का क्या है, मिश्रण है। अब सपोज करो कि सीमेंट में एक बोरे जो सीमेंट होता है 50 किलो का होता है, लगेगा बहुत भारी है। अब उतना ही जगह में लोहा भर दो तो होता है कि नहीं होता इतना घंटा। पता चले कि लोहा भरने से उसका वजन उसके कई गुना क्या हो जाएगा, लोहा बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा, नहीं बढ़ बढ़ जाएगा। जाएगा। तो यहाँ पे क्या मायने रखा उसका, आयतन, जगह कितना झेक रहा है। जितना जगह में हमने सीमेंट डाला उतने जगह में अगर हम लोहा डाल दें तो लोहा का वेट क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। स्वाभाविक बात है, अधिक हो जाएगा। सीमेंट आ गया तो तुम लोग लगेगा कि सीमेंट क्या होता है, बड़ा भारी होता है। लॉजिकल सोचना है, ठीक है। क्योंकि हमेशा यहाँ पे अब 2-3 चीज़ों को, एरिया को, डेंसिटी को और वॉल्यूम को हमेशा क्या करना है, ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं हम लोग सेल की। क्या है सेल, माने क्या होता है, पत्थर, यही है ना, चट्टान। कह रहा है कि पृथ्वी की परपटी किससे बनी है, सेलों से क्या हुई है, बनी है। अब ये सेल है, हमें पता है कि कैसे बोल्डर होता है कि नहीं होता है। बोल्डर से क्या बन जाता है, एकदम बजरी, रेत तक, है कि नहीं है। ऊपर चीका, मिट्टी टूटता है कि नहीं टूटता है। ये प्रक्रिया टूटता रहता है किसमें, सेलों में, होता है कि नहीं होता है। और यही प्रक्रिया तो टूटा है। पहाड़ों में बोल्डर वगैरह मिल जाएंगे, नीचे भी बोल्डर वगैरह मिल जाएंगे। जहाँ हम लोग रह रहे हैं मिट्टी मिल जाएगा, है कि नहीं है। थोड़ा नीचे जाएंगे तो बालू वालू रेत मिल जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो सब एक किससे हो रहा है, टूट रहा है। टूटने की वजह से इन सारी संरचनाओं का क्या हो रहा है, निर्माण हो रहा है। इसीलिए कहा गया है यहाँ पे कि पृथ्वी की
पर्पटी सैलों से क्या हुई है, बनी है। अब समझ में आया। अब मत समझना कि सैलों से बनाया था हम लोग जिसमें खड़े हो, सैल क्या है, नहीं है। मिट्टी भी किसका एक भाग है, सैल का ही भाग है। बालू भी एक सैल का ही भाग है। एक बड़ा पत्थर है, उसको धूप में छोड़ दो, 20 साल बाद आओगे तो ठीक ठाक संभावना है या तो पत्थर बहुत क्या हो जाएगा और कड़ा हो जाएगा, या टूट फूट के क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। है कि नहीं है संभावना? बिल्कुल है। कोई दिक्कत? टूट फूट के अगर फैल गया, ठीक है, तो भाई अनाच्छादन की प्रक्रिया हो गई और शादी चट्टान बन गया, बिखर गया, मलबा हो गया। बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है? और डिपेंड करता है कि कौन सा सैल हमने क्या किया है, रखा है। कोई दिक्कत? अगर आग्नेय सैल रखा है, चट्टान रख दिया है, धूप में रख दिया है उसको, 10 साल बाद आके देख रहे हैं, तो अनाच्छादन की प्रक्रिया से हो सकता है कि टूट फूट के क्या हो जाए, फैल जाए। या फिर ये भी हो सकता है कि वहाँ पे टेम्परेचर अधिक हो जाए, है कि नहीं है, प्रेशर अधिक हो जाए और उसका रूप ही क्या हो जाए, बदल जाए, कायांतरित में बदल जाए। यही होता है ना। कोई दिक्कत? तो आग्नेय सैल से अवसादी में बदल सकता है और कायांतरित में भी क्या हो सकता है, बदल सकता है। अनाच्छादन की प्रक्रिया, टेम्परेचर कम अधिक, ठीक है, अधिकतर उसमें मौसम का सबसे ज़्यादा क्या होता है, इफेक्ट होता है। कोई दिक्कत? तो यही है कि सैल पृथ्वी की पर्पटी सैलों से बनी है। बहुत ध्यान से देखो, ठीक है, पूरा का पूरा एकदम क्लियर हो जाएगा। जो पहले नहीं क्लियर हुआ अब हो जाएगा। पृथ्वी की पर्पटी सैलों से बनी है। सैल का निर्माण एक या अधिक खनिजों से क्या होता है, मिलकर होता है। सैल कठोर या नरम, माने कठोर या नरम तथा विभिन्न रंगों की हो सकती है, जैसे कि ग्रेनाइट कठोर सैल है और सैलखड़ी क्या है, नरम है। सैलखड़ी का तो खूब जिक्र किया गया है, ठीक है। गैब्रो काला तथा क्वार्टजाइट दूधिया श्वेत हो सकता है। सैलों में खनिज घटकों का कोई निश्चित संगठन क्या होता है, नहीं होता है। सैलों में सामान्यतः पाए जाने वाले खनिज पदार्थ फेल्डस्पर तथा क्या है, क्वार्टजाइट है। इसकी प्रधानता क्या होती है, सबसे अधिक होती है। पत्थरों में सबसे अधिक रूप में क्या होते हैं, पाए जाते हैं। अब मिट्टी हो जाएगा, पत्थर से मिट्टी हो जाएगा, बालू हो जाएगा, तो ज़रूरी है कि फेल्डस्पर तथा क्वार्टजाइट ही रहेंगे, नहीं रहेंगे भाई। उसमें फिर इनका अलग रूप परिवर्तन हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इसीलिए अब चट्टान में दूसरा पाया जाएगा, मिट्टी में अलग पाया जाएगा। मिट्टी में जैसे हमने क्या देखे, NPK हर जगह, नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास क्या रहता है, मौजूद रहता है। बालू में कुछ और ही रहेगा। बालू में एक चुम्बक हिला क्या करते हैं हम लोग, जब प्रवाह कर देते हैं तो उसमें बहुत सारे छोटे छोटे बालू के जो कण होते हैं, ठीक है, जो मेटल की तरह बिहेवियर करते हैं, मेटल ही होते हैं, चुम्बक में क्या होते हैं, चिपक जाते हैं कि नहीं चिपक जाते हैं। देखना गांव का लड़का करता है कि नहीं करता है सब। सिंपल ये नहीं कि वहाँ पे कोई लोहा का कण फैला हुआ है। सिंपल तो बालू में क्या करो, फैला दो, चुम्बक को लेकर बांध के घिरिया दो, उसमें पता लग जाएगा कि बहुत सारे बालू में छोटे छोटे कण क्या होते हैं, मेटल होते हैं। जो चिपक गया है, जो मेटल होगा नहीं चिपकेगा। तो कहने का मतलब क्या है कि एक ही जगह बहुत सारे पदार्थ एक साथ क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। अब क्या मिट्टी में मेटल नहीं होगा, बिल्कुल होगा। मिट्टी में भी तुम कर दो, कुछ न कुछ से कण क्या हो जाएंगे, मौजूद है। उसकी मात्रा क्या होती है, नगण्य होती है, ना के बराबर होती है। तो अलग अलग संरचना है, बोल्डर है, सैल है, इनमें फेल्डस्पर क्वार्टजाइट है। इसका कण छोटा हो जाएगा, इसमें कुछ और आ जाएगा, कण छोटा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। हर जगह खनिजों की मात्रा में परिवर्तन क्या होगा, होगा कि नहीं होगा? एकदम ध्यान से देखते चलो, ठीक है। एक एक चीज़ मैं क्लियर कर रहा हूँ, बहुत डिटेल्स क्लियर कर रहा हूँ मैं। कोई दिक्कत? अब यही है। अब इस फिगर को थोड़ा सा देखने का प्रयास करो, ठीक है। यही है पृथ्वी। सपोज करो कि पृथ्वी क्या है, गर्म है, समझ लो, इसको समझ लोगे कुछ नहीं है, बाकी आगे सब कहानी है। पूरा का पूरा क्रिया समझ में आ जाएगा तुम लोगों को, क्या है अग्नि, क्या है कायांतरित, क्या है अवसादी। कभी ज़िंदगी परेशान नहीं करेगा। कौन कौन से खनिज, ठीक है, अवसादी में ही कहाँ मिलते हैं, जैविक खनिज वगैरह, है कि नहीं है। तो पहले यही माना गया कि पृथ्वी क्या था, गर्म क्या था, गोला था। कोई दिक्कत? गर्म गोला था, ऐसा माना गया है कि पृथ्वी के अंदर से वोल्केनिक इरप्शन लगातार हुआ है, ठीक है। और पहले
बाहर से उल्का पिंड भी वगैरह क्या हुए हैं आगे पृथ्वी पे गिरते रहे, जगह जगह क्या हो गई है, गर्त बन गया, धसाव की प्रक्रिया भी हो गई है। कोई दिक्कत? नहीं। गर्त से समुद्रों में बना तो भाई गर्त बन गया, गहराई बन गया, ठीक है। स्थल में बना तो बड़े बड़े क्या बन गए, झील बन गए। अब सपोज करो कि बैकाल लेक है, यही है मिसिसिपी, यहाँ पे कुछ ऐसी संरचना दिखाई नहीं दे रही है, तो हो सकता है प्रकृति ही है, मानव निर्मित है नहीं, क्या है, प्रकृति है। इतना गहरा कैसे हो गया? नेपाल का पोखरा वाला क्षेत्र है, तो लोग यही मानते हैं कि पहले हुआ होगा ऐसा, ठीक है, बड़े बड़े उल्का पिंड वगैरह गिरे होंगे। कोई दिक्कत? नहीं। या फिर जो वोल्केनिक इरप्शन हुआ होगा सही से उसका फैलाव नहीं हुआ होगा, बहुत अधिक, कहीं पे मोटा चादर फैल गया होगा, कहीं गड्ढा ही रह गया होगा। समझ में आ रहा? तो पूरा पृथ्वी में कुल मिला के यही होता हुआ कि वोल्केनिक इरप्शन क्या हुआ था, फैल रहा था, समान रूप से फैला नहीं था। जहाँ जहाँ उल्का पिंड भी गिरा धसाव हो गया, इतना तो कोई दिक्कत, ठीक है। उसके बाद से हमने क्या देखा था कि धीरे 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 जो भी क्या निकलने लगा, भाप, मैग्मा निकला, मैग्मा निकल के फैल गया, पसर गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमने देखा कि कैसे फिर से क्या हुआ, वर्षा हुआ, है कि नहीं है। वर्षा ने सबको क्या कर दिया, शांत कर दिया। समझ में आया कि नहीं है? वर्षा ने इसे शांत कर दिया तो पृथ्वी क्या हो गया, ठंडा, ठीक है, गोला बन गया। कोई दिक्कत? ठंडा जब गोला बन गया, यहाँ पे वर्षा की वजह से ठंडा क्या बन गया, गोला बन गया, तो स्थल मंडल का क्या हो गया, निर्माण हो गया। स्थल मंडल के साथ साथ जल मंडल का भी क्या हो गया, निर्माण हो गया। और उसके बाद से किसका निर्माण हो गया, वायुमंडल का, एटमॉस्फेयर का, ठीक है। सूर्य ऊपर से आया, जो भी हाइड्रोजन हीलियम का जो भी एक लेयर था उसको क्या किया, हटा दिया। कोई दिक्कत? तो कुल मिलाकर स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल का क्या हो गया, निर्माण हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत? धीरे धीरे जीव जंतुओं का क्या हुआ, निर्माण हुआ। तो कुल मिला के हम लोग यहाँ पे देखने का क्या प्रयास कर रहे हैं कि पहले जो मैग्मा निकला, ठीक है, पहले जो मैग्मा निकला, ऊपर जो लेयर बन गया पूरा, तुम लोग आंसर करोगे, जो लेयर बना ऊपर ठंडा हो गए, इस चट्टान को हम लोग क्या नाम देंगे, आग्नेय चट्टान इसका नाम। क्या नाम देंगे, आग्नेय चट्टान। आग्नेय चट्टान क्या करेंगे, नाम देंगे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो इसीलिए बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं कि पूरा जो पृथ्वी में जो चट्टान फैला है, आग्नेय चट्टान कहीं क्या है, भाग है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर हुआ? तो कौन सा चट्टान है, आग्नेय चट्टानों कहीं क्या है, भाग है। अब वर्षा वगैरह हुआ, ठीक है, धीरे धीरे स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल आ गया, बहुत, ठीक है। संरचना एक जैसी नहीं थी, समझ में आ रहा है ना। गड्ढों की संख्या अधिक थी, यहाँ पे बारिश वारिश हुआ, महासागरों का निर्माण हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इतना धीरे 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 जो भी था, रीढ़ विहीन जीव है, शैवाल टाइप का, छोटे जीवों की, ठीक है, एकदम माइक्रोस्कोप से देखने वाले जीव से लेके ऐसा ही होता है ना। शुरू में कीड़ा छोटा होगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा। तो शुरू में ऐसे ही हुआ, बहुत सारे जो जीव जंतु आए, रीढ़ विहीन जीव जंतु आए, है कि नहीं है। पानी में ही क्या हुए, सबसे पहले पैदा हुए। कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो, थोड़ा सा इसको देख लो, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यही है, ठीक है। मैग्मा निकला, मैग्मा निकल के पूरे, ठीक है, गर्म गलित ठोस पदार्थ में बदल गया, ठोस तरल गैस अवस्था में। कोई दिक्कत? लावा निकला और पूरे पृथ्वी में क्या हो गया, फैल गया, ठीक है। निकलने के कारण एक ही है, मैग्मा का निकलने के कारण कि तापमान अधिक हो गया और प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया, तब ना निकलेगा मैग्मा। प्रेशर अधिक होगा तो निकलेगा, नहीं निकलेगा। प्रेशर ऊपर जैसे कम होगा फिर मैग्मा फट से बाहर निकल गया। यही प्रक्रिया चली पहला स्टेज में। तो पूरा का पूरा ऊपर लेयर किसका बन गया, आग्नेय चट्टान का बन गया। मैग्मा हुआ, लावा हुआ, अभी इस आग्नेय चट्टान का क्या हुआ, शीतलीकरण हो गया। क्या हो गया, शीतलीकरण हो गया। कोई दिक्कत, ठंडा हो गया, ठीक है। जो भी निकला कौन सा, बाह्य आग्नेय चट्टान, एक्सट्रूसिव इग्निशियस रॉक बोल दिया गया। कोई दिक्कत नहीं।
कोई दिक्कत? नहीं। और जो अंदर रह गया उसको क्या बोल दिया गया? अभ्यंतरिक अग्नेय चट्टान, इंट्रूसिव इग्निशियस रॉक बन गया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब यही प्रक्रिया है मैग्मा वाली, पता तुम लोग खैले हैं। यही होता है मैग्मा चैम्बर, निकलता है ना पृथ्वी के क्रस्टों को तोड़ के। देखो यहाँ पे पूरा स्टेनोस्फेयर से लिथोस्फेयर की क्रस्टों को तोड़ते हुए क्या हो रहा है? निकल रहा है। चूँकि यहाँ पे देखो इसका जो नीचे की संरचना डिफरेंट है, इसकी नीचे की संरचना क्या डिफरेंट है कि नहीं है? अब सोचो, अब इसके नीचे की सब मैदानी की जो यहाँ पे जो डेंसिटी है, अब यहाँ पे जो डेंसिटी है अंतर है कि नहीं आएगा? आएगा आएगा। ये पहाड़ अधिक इस पर क्या कर रहा है? फोर्स लगा रहा है। और यहाँ पे जो फोर्स लगा रहा है क्या लगा रहा है? पहाड़ कंपेरिजन में कम लगा रहा है। इसीलिए पहाड़ों वगैरह में जो वोल्केनिक प्रक्रिया क्या होती है? अधिक आती है। अब पहाड़ों के बाद किस में आती है? समुद्रों में आती है, क्योंकि समुद्रों का जो क्रस्ट की जो डेंसिटी क्या होती है? अधिक होती है। मोटाई में समझ लो, डेंसिटी अधिक होती है। मोटाई पतली होती है लेकिन डेंसिटी क्या होती है? अधिक होती है। बेसाल्ट चट्टान से क्या होता है? निर्भर होता है, तो अधिक फोर्स लगाता है नीचे। अब फिर पहाड़ों वाला, जैसे हमने हिमालय का एग्जाम्पल लिया था, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? मैदानी इलाकों में वोल्केनिक प्रक्रिया ना के बराबर होती है। अब क्यों होती है हम बताने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। कोई दिक्कत? तो यही है मैग्मा चैम्बर, है कि नहीं है? दिखाई दे रहा है ना संरचना? अभी किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? लैको लिथ का एग्जाम्पल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। ठीक ठाक एग्जाम्पल है यहाँ पे। खैर उसको नहीं देखना है, डाइवर्ट नहीं होना है। यही प्रक्रिया से पूरे पृथ्वी में क्या हो गया? फैलते चला गया। अभी फैल रहा है ना, ये आगे कि नहीं आएगा? नीचे आएगा, आएगा आएगा। चलो, अभी बहुत सारा इमेज का नाम दिया है, अभी लिखना मत। समझ में आया कि नहीं आया? इतना अधिक पूछा भी नहीं जाता है, ठीक है? ये लिखना क्या है? नहीं है। अलग अलग लेयर है ना यहाँ पे, सब नाम दिया गया। लिखना नहीं है, इसको पूछा भी नहीं जाता है, ध्यान रखना। ठीक है, देखो यहाँ पे डाइक है, डाइक बन गया, लेपोलिथ है, लेकोलिथ है, ठीक है। खैर ये सब उतना देखना नहीं है, आ गया इसलिए बता रहा हूँ। अब ये कुछ है नहीं है, वही चीज़ है। मैग्मा में जब भी सिलिका की मात्रा हो जाएगी, मैग्मा में अम्लता की मात्रा क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। कोई दिक्कत? और सिलिका की मात्रा जितना अधिक होगी, पदार्थ के गलनांक को क्या कर देगा? ये और अधिक क्या बढ़ा देगा? उन्हें गलने का दर अधिक क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। कोई दिक्कत? और सिलिका की मात्रा जितना अधिक होगी, मैग्मा में गाढ़ेपन की भी मात्रा क्या हो जाएगा? अधिक बढ़ जाएगा। यही था ना, तो ध्यान रखना। बालू है, सिंपल सोच के देखो। बालू को अगर किसी गर्म चीज़ में डाल देने से जल्दी क्या हो जाएगा? वो चीज़ ठंडा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? कहीं आग लगा, बालू फेंक दो, आग क्या हो जाता है? बंद होने लगता है। लोग करते भी ऐसे गाँव वगैरह में, करते कि नहीं करते हैं? बालू मिट्टी जो मिला लोग झोंक देते हैं उस पर, जंगल में आग लगता है। तो पदार्थ के गलना को क्या कर रहा है? कम कर रहा है, बढ़ा रहा है? बढ़ा दे रहा है। अब जितना वो अब कम टेम्परेचर में अब गल रहा था, अब उतने कम टेम्परेचर में नहीं गलेगा वो। कोई दिक्कत? नहीं। तो कुछ है नहीं यहाँ पे। हमें पता है कि क्रस्ट में क्या है? अधिकतर बालू की मात्रा क्या है? मौजूद है। बालू में जो घनत्व क्या होता है? सिलिका की जो मात्रा होती है, सिलिका की मात्रा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किससे होता है? घनत्व होता है। इसलिए जो जो नीचे जाते हैं सिलिका की मात्रा खत्म हो जाता है, घनत्व भी क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। और ऊपर घनत्व क्या हो जाता है? कम हो जाता है। कोई दिक्कत? बिल्कुल कंसेप्चुअल है, कुछ नहीं है, ठीक है। अब ये सब चीज़ रहने देते हैं, कुछ नहीं है। जितना ये स्टेनोस्फेयर से जो भी वोल्केनिक क्रिया हो रही है, ठीक है, वोल्केनिक क्रिया हो रही है, अब जैसे जैसे बाहर निकल रहा है उसी का नाम दिया गया है। जैसे कि मैग्मा का प्रकार है। अब मैग्मा कितना अंदर से आ रहा है डिपेंड करता है कि नहीं करता है? अब सपोज करो कि मैग्मा स्टेनोस्फेयर के सबसे ऊपरी वाले भाग से आएगा, कोई दिक्कत? ऊपरी वाले भाग से आएगा। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ऊपरी वाले भाग से आएगा तो हो सकता है कि, ठीक है, उसमें सिलिका की मात्रा क्या हो? सबसे अधिक हो। मैग्मा की मात्रा 77% क्या हो जाएगी? अधिक हो जाएगी। हो जाएगी नहीं हो जाएगी?
फिर ऊपर जो बनेगा संरचना ग्रेनाइट या फिर क्या हो जाएगा रायोलाइट। अगर बाएं चट्टान में आ गया तो रायोलाइट, नीचे रह गया तो क्या हो जाएगा ग्रेनाइट। ग्रेनाइट। मैग्मा बहुत अगर नीचे से निकला तो बालू की मात्रा क्या हो जाएगा उसमें कम हो जाएगी, वही प्रेशर बांध के आएगा, है कि नहीं है 55 से 77%। अब नीचे से आ रहा है इसका मतलब कि कठोर धातु या कम कठोर धातु, कठोर धातु, तो भाई अब डायोराइट आ गया, एंडेसाइट आ गया। अब ग्रेनाइट से मजबूत क्या हो जाएगा डायोराइट, कोई दिक्कत। रायोलाइट से मजबूत कौन हो जाएगा एंडेसाइट, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। 45 से 55% तक अगर सिलिका की मात्रा रहे मतलब, और नीचे से आ गया गैब्रो आ गया, क्या आ जाएगा बसाल्ट चट्टान आ गया, जो समुद्री क्रस्ट का क्या हुआ जिससे निर्माण हुआ है कि नहीं है। 45% से अगर कम रहा, ठीक है, तो क्या बन जाएगा पेरिडियोराइट बन जाएगा। क्या बन जाएगा पेरिडियोराइट। अब देखो जैसे जैसे सिलिका की मात्रा नीचे आ रहा है अम्लता क्या हो रही है कम हो रही है, अम्लता कम हो जाएगी तो क्षारीयता क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी, गाढ़ेपन की मात्रा क्या हो जाएगी कम हो जाएगी, घनत्व क्या हो जाएगा अधिक बढ़ जाएगा। यहाँ पे क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, आसान चीज़ है। अब देखो नीचे आ रहे हैं तो घनत्व की मात्रा क्या हो रही है बढ़ रही है। अब ये यही चीज़ है, यहाँ पे देख लो नीचे आ रहे हैं तो घनत्व की मात्रा बढ़ रही है, सिलिका की मात्रा में क्या आ रही है कमी आ रही है, लोहा क्या हो रहा है नीचे बढ़ रहा है। अब ऊपर क्या मिला ग्रेनाइट मिला, नीचे क्या मिला डायोराइट, नीचे क्या मिला गैब्रो। ये सब तीनों जो पदार्थ है क्रस्ट में क्या है मौजूद है, लेकिन पेरिडियोराइट सबसे नीचे कहाँ है मेंटल में है। कोई दिक्कत। तो इसका मतलब कि जहाँ बालू की मात्रा अधिक है वोल्केनिक प्रक्रिया कहाँ है ऊपर है, उसके बाद नीचे है, उसके बाद क्या है नीचे है, उसके बाद और नीचे है। पेरिडियोराइट अगर नीचे से निकल रहा है तो इसका मतलब हम समझ लेंगे कि जो वोल्केनिक प्रक्रिया हो रही है बहुत नीचे से हो रही है। समझ में आया कि नहीं आया, आसान लग रहा है, लग रहा है कि नहीं लग रहा है। चलो लग रहा है तो अच्छी बात है। चलो पेरिडियोराइट में क्या देखा था हमने 45% से कम क्या होती है सिलिका होती है, कोई दिक्कत। तो पेरिडियोराइट से भी क्या बन जाता है बसाल्ट चट्टान बन जाता है, ऊपर जब आता है तो पेरिडियोराइट यही मजबूत होता है ना। क्षारीय मैग्मा यहाँ पे दिया हुआ है तो यहाँ पे डायरेक्ट दे दिया है बसाल्ट चट्टान, ऊपर जाके क्या बन गया एंडेसाइट ग्रेनाइट अधिक गहराई से आने पर। कब अधिक गहराई से आने पर। अब जो कहा जा रहा है यहाँ पे कि अंदर की परतों से ऊपर की आने पर सिलिकॉन ऑक्साइड की मात्रा क्या हो जाती है बढ़ जाती है। बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, क्योंकि क्रस्ट में सिलिकॉन भी अधिक है और ऑक्सीजन भी क्या है अधिक है। इसीलिए कहा गया कि आग्नेय चट्टान रवेदार होगा, बड़ा बड़ा क्रिस्टल होगा, ऊपर होगा कि नीचे होगा सोचो कहाँ होगा नीचे होगा, नीचे होगा। समझ में आया कि नहीं आया। तो गर्म पिघलने, ठीक है, गर्म करने के बाद ठंडा किया जाए तब उसके ठंड जो भी कण होते हैं छोटे छोटे आपस में मिलकर क्या करते हैं क्रिस्टल क्या करते हैं बन जाते हैं। तो इसीलिए रेट ऑफ कूलिंग ठंडा होने की क्रिया जितना तेज होगी साइज ऑफ क्रिस्टल क्या होगा उतना क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। तो सपोज करो यहाँ से निकला फट से ऊपर फैल गया फैल गया फैल गया ऊपर, अब ठंडा होने की प्रक्रिया क्या हो जाएगी तेज हो जाएगी तो क्रिस्टल का आकार क्या हो जाएगा छोटा हो जाएगा। यही जो नली गर्म चैम्बर में फंस गया वो तो धीरे धीरे क्या होगा ठंडा होगा। समझ में आ रहा है ना। जो चैम्बर नली था जो फंस गया क्योंकि नीचे जाएगा वो नहीं जाएगा, फंस गया ऊपर भी आ गया, ऊपर आ गया है तो नीचे फिर उसकी जगह को दूसरा कोई भर दिया गया होगा क्योंकि उसका डेंसिटी क्या है अधिक है, ये बाहर निकल गया है ना जगह पा लिया, इसका डेंसिटी कम हो जाएगा तो नीचे जाएगा तब जाने देगा। सपोज करो कि वही चीज़ है जैसे लोग मजदूर जा रहे हैं ट्रक में, है कि नहीं है। जब तक मजदूर एडजस्ट करके बैठे हैं ठीक है, एक आदमी अगर बाथरूम लग गया है कि नहीं है, निकल के बाहर चला गया फिर अब आको जैसे बैठा था जितना जगह लिया था ले पाएगा, उसकी जगह को कोई और ने क्या कर लिया होगा कब्जा कर लिया। ये वही चीज़ है, डेंसिटी क्या हो गया बढ़ गया, है कि नहीं है।
तो रेट ऑफ कूलिंग है, साइज ऑफ क्रिस्टल यहाँ पे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसीलिए मैंने बताया कि अब जो भी लेकोलिथ बेंथोलिथ है अंदर ही रह जाता है कि नहीं है, क्रिस्टल के रूप में क्या होता है, मौजूद होता है। चेम्बर में जो मैग्मा फंस गया उसमें क्रिस्टल क्या होता है, बड़ा बड़ा होता है, और वो क्रिस्टल बड़ा काम का चीज़ होता है, ठीक है, यानी बहुत बहुमूल्य होता है, ठीक है। जैसे कि तुम लोग पता ही है कहाँ पे, कर्नाटक में जो पाया जा रहा है क्रिस्टलाइन फॉर्म, वहाँ पे क्या होता है, पाया जाता है। उन्हीं क्रिस्टलों को जो हाई क्वालिटी का है, लोग क्या बोल देते हैं, हीरा, क्या बोलते हैं, हीरा। ठीक है, हीरा का लोग बहुत कठोर होता है, समझ में आया कि नहीं आया, कठोरता के कारण लोग हीरा की कैटेगरी में उसको डाल देते हैं। तो कुछ नहीं है, रेट ऑफ कूलिंग बढ़ गया तो साइज ऑफ क्रिस्टल क्या हो गया, कम हो गया। रेट ऑफ कूलिंग बढ़ गया, इसका मतलब साइज ऑफ क्रिस्टल क्या हो गया, कम हो गया। कोई दिक्कत, अब यहीं से अब खेल है, देखो समझना है अब, ठीक है, बहुत आसान है। देखो यहाँ पे पूरा का पूरा प्रक्रिया यहीं पे सामने आ जाएगा। तो अभी तक यही माना जाता है कि मैग्मा निकला बाहर, कोई दिक्कत, मैग्मा कहाँ निकला, बाहर निकला, और पृथ्वी के परतों पे क्या हो गया, पूरा पूरा फैल गया फैल गया फैल गया। ऊपर से बारिश वारिश हुआ, समुद्र वगैरह बनना क्या हो गया, शुरू हो गया। ऊपर का पूरा जो आग्नेय चट्टान जो फैला हुआ था धीरे धीरे क्या हो गया, ठंडा हो गया, कोई दिक्कत नहीं। ठंडा होने से धीरे धीरे जीव जंतु आना क्या हो गए, शुरू हो गए। जैविक प्रक्रिया क्या हो गई, शुरू हो गई। समुद्र में सबसे पहले जीव आ गए, रेंगने वाले जीव, रीढ़ विहीन जीव। धीरे धीरे प्रक्रिया बढ़ते गई बढ़ते गई बढ़ते गई। एक समय के बाद कोई दिक्कत नहीं। एक समय के बाद धीरे धीरे प्रक्रिया क्या हो गई, बढ़ते गए। अब तुम लोग लॉजिकल सोचो, जब इतने लंबे समय तक जब चल रहा है, इतना जब जीवों की उत्पत्ति हो गई है, तो जो चट्टान अग्नेय चट्टान है इसमें कोई परिवर्तन आया कि नहीं आएगा, आएगा आएगा, क्योंकि इसी की वजह से बहुत बड़े पर्वत भी क्या हुए हैं आसपास बने हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यहीं से परिवर्तन होना क्या हो गया, शुरू हो गया। इन चट्टानों में, बड़े बड़े चट्टानों में, खासकर जो समुद्र के जो किनारे थे, बड़े बड़े चट्टान पहाड़ कह सकती हो, उनमें वेदरिंग और इरोजन क्या लगा, होने लगा। कौन सी प्रक्रिया होने लगी, अपरदन की प्रक्रिया क्या लगी, होने लगी। यही होता है ना, वेदरिंग एंड इरोजन होता है कि नहीं होता है। अपरदन में क्या होता है, सबसे अधिक काम किसका होता है, टेम्परेचर का, कम या फिर अधिक। रात में टेम्परेचर कम, दिन में टेम्परेचर अधिक। बड़े से बड़े चट्टान भी में क्या आ जाता है, दरारें आ जाती है, टूट जाता है। तो यही माना जाता है कि धीरे 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 वेदरिंग और इरोजन की प्रक्रिया से जो भी बड़े बड़े चट्टाने थे, ये कहाँ मूव करेगा, ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ, नीचे की तरफ। समुद्रों में धीरे 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 चट्टानों के द्वारा अतिक्रमण क्या किया जाने लगा। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कि अब किया जाने लगा। तब तक यहाँ पे ये जो प्रक्रिया हो रही है, अच्छा खासा यहाँ पे ये युग बहुत आगे तक आ गया था, जुरासिक युग से भी आगे। मछली उछली सब बन चुका था इधर, है कि नहीं है। सियार बिलार सब क्या हो चुका था, पहाड़ों में आ चुका था। बड़े बड़े जो जुरासिक डायनासोर सब क्या हो चुके थे, आ चुके थे। अब इतनी बड़ी मात्रा में इसका हुआ इरोजन है, वेदरिंग एवं इरोजन बृहद क्षरण के रूप में क्या होने लगा, मूव होने लगा। चट्टानों में जब भी प्रक्रिया होती है, चट्टानों से क्षरण होता है ना, बड़े बड़े बुलडोजर कहाँ आते हैं, नीचे आते हैं कि नहीं आते हैं, कोई दिक्कत, टुकड़ों में क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं। वैसे ही यही प्रक्रिया होने लगा। अब जो भी पहाड़ों में रहने वाले जीव, समुद्रों में रहने वाले जंतु, समझ में आया कि नहीं आया, सब इस, ठीक है, इरोजन के कारण, इस अपरदन के कारण और बृहद क्षरण के कारण, क्योंकि यहाँ से क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, सब क्या हो गए, दबते चले गए। समझ में आया कि नहीं आया, सब क्या हो गए, दबते चले गए। अब यहाँ पे तुम लोग देखोगे तो क्लियर हो जाएगा सब, समझ में आया। तो बेचारा सब पहले कौन दब गया, इधर छोटे छोटे जीव जंतु दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत, दबा कि नहीं दबा, फिर यहाँ ये दब गया सब। देखो धीरे धीरे ऊपर जाओगे तो जीवों की संख्या में क्या हो जाएगी, साइज में क्या आ जाएगा, वृद्धि आ जाएगा। जो भी तुम लोग पहचान पा रही हो, दिखाई दिया कि नहीं दिया, ऊपर क्या आ गया, मनुष्य सब यहाँ पे आ गया, कोई दिक्कत।
अब सोचो एक एक लेयर में सब क्या हुआ है, दबते गया है कि नहीं है? दबते गया किसके वजह से? सेडिमेंटेशन, अवसादीकरण की वजह से सारे लोग क्या हो गए, बेचारे दब गए, बेमौत मारे गए। किसकी वजह से? अवसादीकरण के कारण। हुआ कि नहीं हुआ? और ये जहाँ दब गए बहुतायत मात्रा में, अब बताने की ज़रूरत है? जहाँ दब गए कि हर जगह दबे, हर जगह दबते तो हर जगह तेल मिलता, हर जगह कोयला मिलता, लेकिन ऐसा नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? अब यही है कि ऊपर कौन है पृथ्वी के ऊपर है कि नहीं है? क्षेत्रीय जो विभाजन है एक समान है? नहीं है भाई। जहाँ बहुतायत मात्रा में जहाँ ऐसी प्रक्रिया हुई, जीव जंतु मौजूद थे, वहाँ पे दब गए, और दबने के कारण इन्हीं लेयरों में, चूँकि अब ठीक है करोड़ों वर्षों बाद इनका क्या हो गया, रूप परिवर्तन आ गया। बुझाया कि नहीं बुझाया? अब खुद सोच के देखो, अभी नीचे दब रहा होगा, नहीं दब रहा होगा? दब रहा होगा, नीचे दब रहा होगा। जो भी इसका नीचे दबने का रेट होगा कि नहीं होगा? क्योंकि ऊपर की जो असलाकृति इसको दबाएगी नहीं दबाएगी? दबाएगी, नीचे आएगा। कोई दिक्कत? अब नीचे आएगा तो एक समय के बाद क्या है, ये रहेगा? नहीं रहेगा। या तो मनुष्य के द्वारा इसका भंडार खत्म कर लिया जाएगा, या फिर एक समय के बाद क्या हो जाएगा, ये स्टेनोस्फीयर तक चला जाएगा। स्टेनोस्फीयर तक जाएगा तो सारा सारा जल के क्या हो जाएगा, ये राख हो जाएगा। लेकिन अब ध्यान देना है हमें, ये मत हड़बड़ाना है। किसी लिए मनुष्य जल्दी जल्दी क्या कर रहा है, सबको निकाल रहा है। दबने का दर क्या है, बहुत कम है, धीमी है। निकालने का दर बहुत क्या है, तेज है। समझ में आया कि नहीं है? क्योंकि इसको बनने दबने में यहाँ पे करोड़ों वर्ष क्या हो जाता है, लग जाता है। अब मनुष्य महज 60-70 साल में ही अपनी एक पीढ़ी में क्या करेगा, सबको निकाल के ख़त्म कर देगा। समझ में आया कि नहीं आया? इसीलिए जहाँ जहाँ पे अवसादीकरण की प्रक्रिया हुई है, जहाँ जहाँ पे अवसादी चट्टान है, उसके नीचे ठीक ठाक संभावना है कि क्या मिल जाएगा हमें, खनिज पदार्थ क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। अब क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कोई दिक्कत? तो देखो यहाँ पे बड़े बड़े चट्टान जो बना, बोल्डर है कि नहीं है, ग्रेवल, सैंड, सिल्ट, क्ले, मड, लाइम, समझ में आ रहा है? अब अलग अलग चट्टानों में अलग अलग इसकी संरचना होगी, और इसमें जो पाए जाने वाले जो तत्व क्या होंगे, सब अलग अलग होंगे कि नहीं होंगे? क्या होंगे? सब अलग अलग होंगे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ इतना? चलो, यही मेन था, सबसे इम्पोर्टेंट समझाना। अब क्लियर, एकदम क्रिस्टल क्लियर हुआ। अब सोचो यहाँ से अगर कोई ज्वालामुखी निकल जाए तो क्या कुछ बचेगा यहाँ पे? नहीं बचेगा। लेकिन यहाँ से ज्वालामुखी निकलेगा? नहीं निकलेगा। सबसे बड़ा एक समस्या है, ये निकलेगा तभी जब कहाँ तक जाएगा, स्टेनोस्फीयर तक जाएगा, तभी जाके यहाँ पे बैलेंस हो पाएगा। कोई दिक्कत? तो इसीलिए देखोगे तुम लोग तो जहाँ जहाँ पे ये मिनरल्स पदार्थ हैं, सब अवसादीकरण की प्रक्रिया हुई है, वहाँ पे ज्वालामुखी का कोई नाम और निशान क्या है? क्या है? नहीं है। क्या कभी सुना इधर भारत में, इधर पूर्वी तट पे कभी आती है ज्वालामुखी? नहीं। इतना दिन हो चुका है। हाँ, ये ऐसा मैंने कभी तो कभी ऐसा होगा ना कि ज्वालामुखी फिर आएगा इसमें। हो, कभी न कभी होगा। तब तक क्या पता कि कितनी हजार पीढ़ी क्या हो जाएगी, निकल जाएगी, नीचे धंसते जाएगा। हाँ होगा ये, स्टेनोस्फीयर तक जाएगा तब होगा। जब स्टेनोस्फीयर तक तब नहीं होगा, लेकिन वो जाने का दर क्या है, बहुत नीचे, कम है। निकालने का दर क्या है, बहुत तेज। इसीलिए बोला जा रहा है कि हमें अपने भावी पीढ़ी के लिए क्या करना है, इनको बचा कर रखना है। क्योंकि अब ये फिर से अगर ये ख़त्म हो गया तो ये सब बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। यही असली पढ़ाई, समझ में आ रहा है ना? बहुत में मेहनत करना पड़ता है, कंटेंट इकट्ठा करके देखो कितना सिस्टमेटिक ढंग से इसको लगाना पड़ता है। नहीं तो अभी अग्नि अवसादी क्या बोलते हैं, कायांतरित करते रह जाओगे। बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है? तो ऊपर अब जो भी यहाँ पे टूटा फूटा भाग धंसते गया, हमें पता है क्यों धंसेगा। हमें पता है कि नीचे जाने पे टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। कोई दिक्कत होगा कि नहीं होगा? तो अब एक बाई एक लेयर बढ़ते जा रहा है, तो इसका मतलब कि ऊपर का लेयर इसको ढकेलेगा और ऊपर का लेयर इसको ढकेलेगा। यही प्रक्रिया क्या हो रही है, चल रही है। इसीलिए अभी हमें खनिज पदार्थों के रूप में जो भी हम लोग क्रूड ऑयल निकाल रहे हैं, क्या हो रहा है, सब निकल रहा है। अब क्या है, अब ये
ठीक है, एक निश्चित गहराई तक गया होगा, है कि नहीं है? इसीलिए अभी बहुत अधिक गहराई तक क्या है, नहीं गया। 2-3 किलोमीटर की गहराई में सऊदी अरबिया में तेल निकल जाता है। तो कितना हुआ 2-3 किलोमीटर गहराई? 200 किलोमीटर तक जाने जाते पता नहीं अरब लगेगा कि खरब लगेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? महज 2-3 किलोमीटर गहराई में क्या होता है, खनिज पदार्थ क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं। तो क्या इतना जल्दी ये मैग्मा बन जाएगा? नहीं बन पाएगा। तब तक ख़त्म ही लोग मनुष्य कर देगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो खैर ठीक है, इंटरव्यू वगैरह में सब काफ़ी ठीक है काम देता है, आंसर राइटिंग में काफ़ी काम देता है। अब आओ थोड़ा सा ऊपर देखने का प्रयास करो ऊपर। अब देखो यहाँ पे ठीक है, अब वेदरिंग एवं इरोजन हुआ है कि नहीं है? वेदरिंग इरोजन से क्या हो गया, इसका ट्रांसपोर्ट हो गया, माने एक जगह से आए क्या हो गया, डिपोजिशन हो गया, माने डिपोजिट कर दिया गया, है कि नहीं? आपको उठा के वहाँ क्या कर दिया गया, ट्रांसपोर्ट में, ट्रांसपोर्ट के माध्यम से आपको टेम्पो में उठा के कहाँ भेज दिया, मुखर्जी नगर, वहाँ जाके आपको घर बना के डाल दिया। इसका मतलब आप क्या हो गए, डिपोजिट हो गए। क्या हो गए? सपोज करिए कि आपके अकाउंट में मुझे पैसा डालना है, तो मैं अकाउंट में क्या करूँगा, पैसा क्या करूँगा, डिपॉजिट करूँगा। समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत? डिपॉजिट होके सारा प्रक्रिया कहाँ आ गई है, समुद्रों में आ गई। कोई दिक्कत? और यहाँ पे क्या हो गया, सेडिमेंटेशन हो गया। क्या हो गया? धसाव की प्रक्रिया क्या हो गई। सेडिमेंट का मतलब यही होता है ना, धसाव। ठीक है, सेडिमेंटेशन की प्रक्रिया क्या हो गई, शुरू हो गई। तब सबडक्शन भी होता है, ठीक है। सबडक्शन का आप यही है कि धसाव अब कई तरीके से हो रहा है, हिंदी में यही बड़ा समस्या है। धसाव का मतलब धसाव ही होता है। सबडक्शन बोलते हैं तो प्लेटो वाला फीलिंग आता है, मैनिपुलेट हो रहा है। सेडिमेंटेशन यहाँ बोल रहे हैं तो लेयर वाला फीलिंग आ रहा है। कैसा? यही बड़ा समस्या होता है इंग्लिश और हिंदी में। समझ में आया कि नहीं आया? सेडिमेंटेशन लेयर बाय लेयर, देखो यहाँ पे धसक नहीं धसा। फिर इसका कंपोजिट एंड क्या हुआ, सीमेंटेशन हो रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है। उसके बाद से क्या बन जा रहा है, सेडिमेंट्री रॉक बन जा रहा है। क्योंकि अब नीचे आएगा तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, अब बढ़ जाएगा, प्रेशर भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब मामला गड़बड़ हो गया। यहाँ आने के बाद क्या हो गया है, सेडिमेंट्री रॉक हो गया। सेडिमेंट्री रॉक माने क्या होता है, क्या होता है, अवसादी चट्टान, यही है ना। तो क्या बन गया यहाँ पे, अवसादी चट्टान बन गया। अब यहीं से हम लोग क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं आराम से। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब इस सेडिमेंटेशन की प्रक्रिया में यहाँ पे अगर सोचो टेम्परेचर क्या हो जाए, बढ़ जाए, प्रेशर भी क्या हो जाए, देख बढ़ जाए, क्या हो जाएगा, मेटाफोरिक हो जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा, कायांतरित हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब क्या और भी कुछ हो सकता है कि नहीं हो सकता है, और कुछ हो सकता है कि नहीं हो सकता है, हो सकता है। यहाँ से मान लो कि डायरेक्ट नीचे टेम्परेचर क्या हो जाए, इसका अधिक हो जाए, प्रेशर क्या हो जाए, कम हो जाए, क्या बन जाएगा, आग्नेय नीचे बन जाएगा। बुझाया कि नहीं बुझाया? तो यही तो होता है। अब अवसादी से, अब देखो सेडिमेंट्री है, यहाँ पे इग्नियस है और क्या है, मेटाफोरिक, कायांतरित। इंग्लिश इसीलिए जानना बहुत ज़रूरी है। सेडिमेंट्री माने अवसादी। अब अवसादी से मन करे तो हम लोग क्या बना ले भाई, इग्नियस रॉक बना ले, कायांतरित बना ले। कोई दिक्कत? कायांतरित से हम चाहे तो हम क्या बना ले भाई, ठीक है, यही है ना। कायांतरित से हम चाहे हम सेडिमेंट्री बना लें, चाहे क्या बना लें, इसका मैग्मा बना लें। कोई दिक्कत होगा आगे, और तुम लोग की इमेज में क्लियर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं। अब खुद सोचो, अब इस मेटाफोरिक रॉक में क्या संभावना है, यहाँ पे जी अवशेष मिलने की संभावना है कि नहीं है, है कि नहीं है, ठीक है। लेकिन क्या बहुत मात्रा में मिलेगा, नहीं मिलेगा। अब कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये अगर बहुत नीचे आ जा रहा है तो हो सकता है मिल भी सकता है और नहीं मिल सकता। इसीलिए कायांतरित चट्टान में मैंने लिखाया था तुम लोगों को ज्योग्राफी में कि यहाँ पे हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। वैसे मिलने की संभावना यहाँ पे होती है, लेकिन क्या सेडिमेंट्री रॉक टाइप का मिलेगा, नहीं मिलेगा। और इग्नियस रॉक यहाँ तो पता है तुम लोगों को, यहाँ पे कुछ मिलेगा नहीं, सब कुछ जला के क्या कर देगा, खत्म कर देगा। क्लियर हुआ?
अब यहाँ पे बताया गया प्रथम चरण में अवसादी चट्टान कैसे बना। कोई दिक्कत? जो भी प्रक्रिया हो रहा है फिर से रिपीट हो रहा है। अवसादी चट्टान में क्या हुआ, अनाच्छादन की क्या हुई प्रक्रिया हुई, इसको डेनुडेशन बोलते हैं। ठीक है, प्रथम चरण में क्या हुआ, इसका अपक्षयन हुआ, माने इरोजन हुआ कि नहीं हुआ। चट्टानी संरचना असंगठित होकर क्या हो गया, अवसादों में क्या हो गया, परिवर्तित हो गया, छोटे छोटे, यही ना है, असंगठित होकर अवसाद में बदल गया। द्वितीय चरण में अप्रदन के कारक द्वारा अवसादों का क्या हुआ, स्थानांतरण हो गया, कटाव वगैरह हुआ होगा हवा की वजह से, बारिश की वजह से। तीसरे चरण में अवसादों का विभिन्न परतों में क्या हो गया, निक्षेपण हो गया, डिपोजिशन हो गया, जमा हो गया, ऐसे 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 डिपॉजिट क्या लगा, होने लगा, जो भी जीव जंतु हो गए सब क्या हो गए, दब गए यहाँ पे। कोई दिक्कत? चौथे चरण में सीमेंटेशन या इसे लिथिफिकेशन की प्रक्रिया को बोलते हैं, कंक्रीट होने की प्रक्रिया। अब ये जाएगा तो नीचे इसका डेंसिटी क्या होगा, अधिक होगा कि नहीं होगा। अगर इसका डेंसिटी अधिक नहीं होता, अगर दबता नहीं तो क्या क्रूड ऑयल बन पाता, नहीं बन पाता, कोयला बन पाता, नहीं बन पाता। समझ में आया कि नहीं आया? तो कोयला बहुत कठोर होता है, ये कोयला नहीं लकड़ी वाला, पत्थर कोयला जिसको बोलते हैं हम लोग, उसमें भी कोई क्वालिटी होती है। जो झारखंड उड़ीसा में पाया जाता है उसकी क्वालिटी ठीक ठाक मानी जाती है, लेकिन उसमें भी होता है कि नहीं होता, बिटुमिनस कोयला, और क्या होता है, पीट कोयला, है कि नहीं है, अलग अलग कोयला। जो कोयला जितना अधिक जल जाए उसकी क्वालिटी उतनी क्या मानी जाती है, बेहतर मानी जाती है। अब सोचो ऊपर से जो कोयला निकलेगा क्या वो बेहतर जल पाएगा, जितना नीचे से निकलेगा वो बेहतर क्या होगा, जल पाएगा। यही है। अब कितनी शानदार तरीके से इसके वजह से क्या हो गया, अवसादी चट्टानों को क्या हो गया, विकास हो गया। कोई दिक्कत? तो इसीलिए भारत के पूर्वी तट क्षेत्रों पे कौन सी चट्टान है, अवसादी चट्टान, अवसादी क्या है, चट्टान है, यहाँ पे क्या है, मौजूद है। अब क्लियर रहेगा, हमेशा रहेगा, कोई दिक्कत? चलो मजा आ रहा है? ठीक है। अब यही है, बोल्डर ये सब बताने की ज़रूरत नहीं। बोल्डर से क्या हो गया, बोल्डर स्टोन था, उससे ग्रेवल स्टोन बन गया, सैंड, है कि नहीं है। बोल्डर माने बड़ा है, ग्रेवल माने उससे छोटा हो गया, ठीक है। सैंड माने बालू, सिल्ट माने क्या हो जाएगा, चिका, सिल्ट, ठीक है, रेत, ठीक है। क्ले माने चिका, मड माने पाक, जिसमें लोग रहते हैं। क्ले और मड के आसपास हम लोग रहते हैं ना, रहते तो यहाँ पे तीनों ही यहाँ पे, ठीक है। लाइम माने लाइम स्टोन, रासायनिक क्रियाओं द्वारा निर्मित पत्थर बन गया यहाँ पे। कोई दिक्कत नहीं। तो भाई लाइम स्टोन को छोड़ दो तो सब किसके द्वारा हो रहा है, यांत्रिक क्रियाओं के द्वारा क्या हो रहा है, अंदर कुछ न कुछ क्या हो रहा है, चेंजेज आते रह रहा है, जिसकी वजह से इसके आकार में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। पुनः लाइम स्टोन से बॉर्डर बन सकता है या नहीं बन सकता है, बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। कोई दिक्कत नहीं। मतलब लिथोस्फीयर में है, क्रस्ट में क्या हुआ, ये सब क्रस्ट हाँ, है। सब क्रस्ट का क्या है, भाग है, ठीक है। ये परिवर्तन क्या होता है, आते रहता है, चलते रहता है, लेकिन इसका रूप वही है ना। प्रोसेस होने का टाइम क्या है, बहुत अधिक है, धीमी गति है इसकी। अब सपोज करो कि तुम्हारे पास क्या है, तुम्हारे सैंड आ गया, बालू आ गया, क्या बालू से लोग रेत नहीं बनाते हैं, बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं, तो क्या इतनी जल्दी बन जाता है, समय लगता है। हमारे यहाँ लोग बाढ़ आया है, लोग क्या कर रहे हैं, खेत बना रहे हैं। अभी कितना लोग उसमें पानी पटा ले, कर ले, नमी चाहिए बालू बनाने के लिए, सॉरी मिट्टी बनाने के लिए, क्या इतना आसानी से बन जाएगा वो, नहीं बन पाएगा, समय लगेगा उस पर। देखना हमारे यहाँ लोग इधर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कभी निकलो तो देखो जाके, ठीक है। ये सब चीज़ पढ़ाने का एक ही मकसद होता है कि घर पे जाओ तो थोड़ा सा अगर घूम रही हो तो देखो। जैसे कि मान लो यही खेत इसका किसका, चमारी महतो का, क्या है वो, अब मिट्टी बनाना चाह रहा है, क्या बनना चाह रहा है, मिट्टी बनाना। तो उस पर बार बार गन्ना की फसल क्या कर रहा है, रोप रहा है वो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। गन्ना की फसल रोपने से मिट्टी में क्या आती है, सघनता को क्या करता है, बढ़ाता है वो, मिट्टी बनेगा वो। लेकिन वो धान और बेहतर करेगा उसको, धान के लिए बहुत अधिक पानी चाहिए। और क्या है, बालू है, बालू में संलग्नता क्या होती है, कम होती है, अधिक होती है, अधिक होती है,
बालू में छिद्र क्या होती है, अधिक होती है, सॉरी क्या होती है, कम होती है। तुरंत क्या करता है, सोख लेगा, लेता है कि नहीं है। जब सोख लेगा अधिक तो संरचना क्या हो जाएगी उसकी, तो कम हो जाएगी ना। संतरणता, सोखने की दर। रंध्र जब अधिक हो जाएगा तो तेजी से क्या करेगा, उसको सोख लेगा। पत्थर तो उसको बेहतर क्या करते हैं, नहीं मानते हैं। खेत की मिट्टी को बेहतर मानते हैं क्योंकि उसमें रंध्रों की मात्रा क्या होती है, छोटी छोटी होती है, पानी को जल्दी क्या करता है, नीचे जाने नहीं देता है। नहीं देता है। तो देखो कितना प्रैक्टिकल चीज़ है, बशर्ते कि तुम लोग इसको कंसेप्चुअल वे में क्या करो, पढ़ाई करो। और इतना पढ़ा रहे हैं तो लिखना भी पड़ेगा। ये सब लिख लेंगे हम। हाँ, इसको भी रहने देना, ठीक है। कॉपी में तुम लोग को सब दिया हुआ है, कोई नया चीज़ नहीं है, ठीक है। अभी एनसीईआरटी में फोकस रहना है, मैं बाकी चीज़ों को समझाने के लिए मैं कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन लेक्चर ज़रूर देखना है। अब यही प्रक्रिया क्या होगी, शुरू हो गई है, बताने की ज़रूरत है। और शादी चट्टानों का क्या होगा, निर्माण हुआ कि नहीं हुआ। अब यहाँ पे पूरा का पूरा जो तुम लोगों को फिगर दिख रहा है, यहीं पे अवसादी चट्टानों का क्या हो गया, निर्माण हो गया। कोई दिक्कत नहीं। और यही कारण है कि अवसादी चट्टानों में जो भी हमें क्या हो रहा है, खनिज पदार्थ बहुतायत रूप में क्या होते हैं, मिलते हैं। लेकिन ये हर जगह मौजूद क्या है, नहीं है। नहीं है। समझ में आया। अब सोचो ये अधिकतर कहाँ होने की संभावना होगी, जहाँ पे नवनिर्मित क्षेत्र है वहीं पे होगा। अब आग्नेय चट्टान में जबरदस्ती ईंट में अपना सर फोड़ेंगे, मिलेगा नहीं। नहीं मिलेगा। या आग्नेय चट्टान में अगर मिल भी जा रहा है इक्का दुक्का जगहों पे, ठीक है, वैसे मिलने की संभावना क्या है, नहीं है, वहाँ तो मिलेगा ही नहीं। कायांतरित शैल में मिलने की संभावना क्या है, लेकिन मेहनत क्या लगेगा, इससे अधिक लगेगा नहीं लगेगा। तो ये अमेरिका वालों के यही हाल है। अमेरिका वाले के पास जो चट्टान है क्या हो जा रहा है, काफ़ी कठोर हो जा रहा है। गल्फ कंट्री के पास चट्टानों की संरचना काफ़ी क्या है, कम है, ठीक है, बहुत अधिक कठोर नहीं है। बड़ी मज़ा आता है, ये लोग आसानी से क्या करते हैं, निकाल लेते हैं, ठीक है। अब दूसरा आता है यहाँ पे कायांतरित चट्टान। कायांतरित, इसको क्या बोलते हैं, रूपांतरित भी बोलते हैं। रूप का क्या करना, बदल जाना। क्या होता है इसमें, तो अत्यधिक तापमान या अत्यधिक दाब के कारण, ठीक है। अब इसमें विघटन नहीं होगा, टूटेगा नहीं जो चट्टान है। विघटन के बिना चट्टानी संरचना के साथ साथ भौतिक विशेषताओं में क्या आ जाएगा, परिवर्तन आ जाएगा। जब भौतिक विशेषताओं में परिवर्तन आ जाएगा तो जो भी अवसादी चट्टान में जो मिल रहा था, खनिज पदार्थ वगैरह मिल रहा है, उसमें भी परिवर्तन आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ही आएगा। समझ में आया कि नहीं आया। भौतिक विशेषताओं में परिवर्तन होने वाली की प्रक्रिया को रूपांतरण क्या बोलते हैं, कायांतरण करते हैं। जैसे कि ग्रेनाइट से क्या बन गया, नीस बन गया, रूप में परिवर्तन आ गया। बसाल्ट से क्या बन गया, ग्रीन स्टोन। सैंड से क्या बन गया, क्वार्टजाइट। रूप बदल दे रहा है क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर क्या हो जा रहा है, प्रेशर क्या हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है। कोई दिक्कत नहीं। चलो, यही है कायांतरित चट्टान, ठीक है। अब ये कुछ है नहीं, ठीक है, बताया गया है। जैसे आग्नेय चट्टान के रूपांतरण से बना, आग्नेय चट्टान का अगर क्या हो रहा है, रूपांतरण हो रहा है, पीटी में पूछ ले जाता है। ग्रेनाइट से क्या बन गया, रीस। बेसाल्ट से एम्फीफोलाइट, बेसाल्ट से सिस्ट बन गया। और सादी चट्टान का अगर किसमें बन रहा है, रूपांतरण हो रहा है, तो सैल से क्या बन गया, स्लेट। चूना पत्थर से क्या बन गया, संगमरमर। सैंड स्टोन से क्वार्टजाइट। कोई दिक्कत नहीं। और रूपांतरित चयन है, रूपांतरित शैल है, इसमें पुनः रूपांतरण अगर हो रहा है, ठीक है, पुनः उसमें अगर परिवर्तन आ रहा है, तो स्लेट से फाइलाइट, फाइलाइट से सिस्ट, सब ठीक है, इधर उधर क्या होता है, सब बनते रहता है। लिखना नहीं है इसको, अब अभी मान जाना। तो यही यहाँ पे कहा जा रहा है कि किसी भी चट्टान का रूपांतरण क्या हो सकता है, हो सकता है। अब यही है रॉक साइकिल। कोई दिक्कत। आग्नेय चट्टान है, ध्यान रखना, आग्नेय चट्टान। और सादी चट्टान तभी बनेगा जब उसमें कौन सी प्रक्रिया होगी, है ना, अनाच्छादन की प्रक्रिया होगी। समझ में आया कि नहीं है। अनाच्छादन की प्रक्रिया होगी तो सबसे पहले क्या होगा, इसमें टूटन आएगा, टूटन फूटन होगा। फिर इसका क्या होगा, ट्रांसफ़र होगा कि नहीं होगा एक जगह। फिर इसका क्या हो जाएगा, डिपोजिशन हो जाएगा, डिपोजिट हो जाएगा, जमा हो जाएगा। कोई दिक्कत। तो आग्नेय चट्टान से अगर हम लोग अवसादी चट्टान बना रहे हैं तो क्या हो रहा है, अनाच्छादन हो रहा है।
कायांतरित चट्टान से अगर हम लोग क्या बना रहे हैं, अवसादी चट्टान बना रहे हैं, तो क्या हो रहा है, अनाच्छादन हो रहा है। कोई दिक्कत? नहीं। एक चीज़ क्लियर हो गया, अवसादी चट्टान बनाना है तो एक ही प्रक्रिया के द्वारा बनेगा और क्या होगा, वो अनाच्छादन। क्लियर है? एक बार में जल्दी क्लियर नहीं होता है किसी, बहुत लोग घूमते रहते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग, देखो यहाँ पे अवसादी चट्टान से, ठीक है। तो देखा था हमने अवसादी चट्टान जब आया था तो क्या बन गया था, कायांतरित बन गया था। हमने टेम्परेचर को क्या कर दिया, प्रेशर को क्या कर दिया, बढ़ा दिया, तो क्या बन गया, कायांतरित चट्टान बन गया। बना कि नहीं बना? कोई दिक्कत? नहीं। अब फिर अवसादी चट्टान में हमने जो ऊपर जो निकाला था वहाँ पे हमने टेम्परेचर को क्या किया, बढ़ाया, लेकिन यहाँ प्रेशर को हमने क्या कर दिया, कम कर दिया। समझे कि नहीं समझे? प्रेशर को क्या कर दिया, कम कर दिया, तो क्या बन गया, आग्नेय चट्टान बन गया। उसी तरीके से कायांतरित चट्टान से, ठीक है, अगर आग्नेय चट्टान बनाना है तो टेम्परेचर को क्या करना है और प्रेशर को क्या करना है। ये कितना आसान हो गया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? नहीं। अब ज़िंदगी में नहीं भूलेगा कभी, नहीं बोलेगा। बार बार दे देता है एग्जाम में, डायरेक्ट दे देगा। यूपीएससी तो इसको कितने बार पूछ चुका है। एक ही का खेल है, टेम्परेचर और, प्रेशर का। ठीक है। अगर दिमाग ठीक काम कर रहा है तो आँख मूंद के बस टेम्परेचर बढ़ा, प्रेशर बढ़ा, कायांतरित, टेम्परेचर बढ़ा, प्रेशर कम होगा, आग्नेय, अनाच्छादन होगा, ठीक है, अवसादी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब यही एक प्रक्रिया हो रहा है, ठीक है। अब इसको रहने दो, अब अभी इसको मैं नहीं समझाऊंगा, ठीक है। कुछ है नहीं, वही प्रक्रिया हो रहा है, ठीक है। मैग्मा निकला, ठीक है, मैग्मा से कूलिंग हो गया, क्या बन गया, इग्नियस रॉक बना कि नहीं बना? बना। अब इग्नियस रॉक से, ठीक है, कोई दिक्कत? नहीं। अगर इसका मेल्ट हो जाए, पूरा आग बन गया, कोई दिक्कत? नहीं। हीट एवं प्रेशर क्या हो गया, अगर बढ़ गया तो क्या बन गया, मेटाफॉर्मिंग बन गया, कायांतरित वो बन गया कि नहीं बन गया। हीट एवं प्रेशर क्या हो गया, बढ़ गया। प्रेशर भी बढ़ गया। देखो हीट भी बढ़ गया, प्रेशर भी क्या हो गया, बढ़ गया। अगर इसमें वेदरिंग और इरोजन हो रहा है तो क्या बन गया, सेडिमेंट बन गया। अवसादीकरण होगा कि नहीं हुआ? कोई दिक्कत? नहीं। अब फिर मेटाफॉर्मिक को ले लो, फिर इसमें बरखा बरसवा दो तुम, टेम्परेचर को कर दो, कि फिर क्या बन गया, सेडिमेंट बन गया। कोई दिक्कत? इस मेटाफॉर्मिक में पुनः इसको क्या करो, मेल्ट कर दो, टेम्परेचर को बढ़ा दो और प्रेशर को क्या करो, कम कर दो, फिर क्या बन गया, मैग्मा बन गया। कोई दिक्कत? फिर इस सेडिमेंट्री रॉक से चाहो क्या है ना, अवसादीकरण हुआ कि नहीं हुआ? यहाँ पे सेडिमेंट्री रॉक बना ना, इसकी वजह से हुआ कि नहीं हुआ? सेडिमेंट्री रॉक यहाँ पे ऊपर गया, हीट एवं प्रेशर को क्या करो, बढ़ा दो, क्या बन गया, मेटाफॉर्मिक बन गया। देखो इतना बड़ा इमेज, कोई दिक्कत है समझने में? क्लियर है कि नहीं है? हर जगह देखो कितना अच्छे से क्या किया है, बना दिया है। कोई दिक्कत? नहीं। तो यही था पूरा, ठीक है। अब उम्मीद है कि कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर दिक्कत हो रहा है तो इसको लेक्चर है, पुनः देखो, ठीक है। कोई चीज़ मैंने छोड़ा नहीं है मेरे ख्याल से। अब जाओ थोड़ा 5 मिनट का रेस्ट ले लो सर, पानी नहीं पी का, फिर इसको निपटाएंगे। निपटाने की ज़रूरत नहीं होती, दूसरा कोई होता तो बोलता छोड़ दीजिए, ठीक है।